हैं बेसिकली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप चेक करने के लिए हम रेग्रेशन को स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं। और लीनियर रेग्रेशन में हमारे पास देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होगा। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा तो रेग्रेशन की ऐसी टाइप जिसमें हम जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेशनशिप चेक कर रहे होंगे, तो ऐसे ऐसे रेग्रेशन को हम लीनियर रेग्रेशन बोलेंगे। और अगर हमारे पास जो है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिलेशनशिप के साथ रिलेशनशिप हम देख रहे होंगे, तो इसको हम जो है वो मल्टीपल रेग्रेशन जो है वो बोलेंगे। तो मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक ही होता है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम अगर देखें कि एक पर्टिकुलर एज के लोग जो हैं उनकी परचेजिंग का स्टाइल क्या होता है, तो वो किन चीज़ों को जो है वो परचेज़ करना को प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर हम सिर्फ एज का इफ़ेक्ट जो है वो परचेजिंग के ऊपर देखें, तो इसको हम जो है वो कहेंगे कि ये हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो कि परचेज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ हम जो है वो रिलेशनशिप देख रहे हैं, ये लीनियर रेग्रेशन है। अगर हम जो है वो एज का भी, सैलरी का भी और उसकी कंट्री का भी इफ़ेक्ट जो है, इन तीनों फैक्टर्स का इफ़ेक्ट जो है वो हम परचेज़ के ऊपर देखें, तो इसको हम कहेंगे कि हम मल्टीपल रेग्रेशन को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप हम डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है वो देख रहे हैं। तो इस तरह के रेग्रेशन को हम मल्टीपल रेग्रेशन जो है वो बोलते हैं। तो रेग्रेशन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है मशीन लर्निंग के अंदर, और बहुत सारी आप रेग्रेशन की टाइप जो हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लीनियर रेग्रेशन को देख रहे हैं। इसको पहले हम ये समझते हैं कि रेग्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसकी सारी बैक एंड पे स्टोरी होती है। बाकी देखें, अगर आप आर लैंग्वेज की बात करते हैं तो आर लैंग्वेज में तो जस्ट एक कमांड है, उसके थ्रू हम रेग्रेशन मॉडल जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे और उसके बाद जो है अपने रिज़ल्ट्स को देखेंगे। मगर उन रिज़ल्ट्स को अच्छे तरीके से समझना, उन रिज़ल्ट्स को जो है वो साउंड अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो समझना के लिए ज़रूरी है कि बैकग्राउंड पर आपके पास ये नॉलेज हो कि इसमें जो डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट आपके पास होकर आ रही हैं, ठीक है, आर स्क्वायर क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या है, और इनको आपने जो है वो पी वैल्यू क्या है, इनको आपने कैसे जो है वो समझना है और किस तरह जो है वो अंडरस्टैंड करना है इसके रिज़ल्ट्स को। तो उसके लिए हमेशा जो है वो उस मैथमेटिकल मॉडल को समझने की ज़रूरत होती है। बहरहाल ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इस स्टैटिस्टिकल मॉडल को जो है वो हमें समझने की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। तो इसलिए हम इसको जो है वो थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास जो है वो रेग्रेशन जो है वो क्या होता है और किस तरह हम इसे जो है वो यूज़ करते हैं। देखें, रेग्रेशन जो हमारे पास है, रेग्रेशन हमेशा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बिटवीन रिलेशनशिप को शो करता है। ये जो पहली स्लाइड है इसके ऊपर सब लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना? तो ये यस ना हो सर। कि मैं जी सर। जो है वो आपको जो है वो पढ़ाता जाऊँ और आप सोए हुए हों। सोया तो नहीं हुआ कोई? बताएं एक दफ़ा मुझे। नो सर, सब जाग लोग रहे हैं। जाग नो रहे सर, हैं? जाग जाग रहे रहे हैं। हैं। जाग रहे हैं। अच्छा जाग रहे हैं। नो नो सर। सर। अच्छा, सब सब जो हैं वो नाश्ता किया हुआ है सब ने? जी जी सर, किया सर। हुआ है। जी सर। नो सर। जी सर। 9 सर। अच्छा, मैं भी अभी 9 ही है मेरा भी। तो इसका मतलब जो है वो शुएब नवाज़ को भी नाश्ता नहीं मिला अभी तक। तो चलें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें करना मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको ज़रा इन्वॉल्व करूं। तो अब ज़रा सुनते रहना है बात को, और जहाँ पर बात समझ ना आए वहाँ पर पूछनी है। और ये हमको बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, जितना आप पढ़ सकेंगे उतना हम पढ़ेंगे। और मगर ये है कि आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि ज़रा थोड़ा सा इसको सुन लें बात को, और
शायद ये सारी ही चीज़ें आपको आती हों, मगर फिर भी इन्वॉल्वमेंट ज़रा शो करें। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर मुझसे पूछें। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब भी हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पर रखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पर रखते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ये ऑलवेज जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो इसे हम जो है वो प्लॉट जो है वो करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप है। तो अब हम यहाँ पर ये हम बात करेंगे इसमें, तो इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं स्टोरी को। देखें, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को शो करने के लिए ये हमारे पास एक रिग्रेशन लाइन होती है। इस लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, इस स्ट्रेट लाइन का क्या मकसद है, और ये स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रा करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनका मतलब क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम जो है ये समझेंगे। इस लाइन के स्लोप का मतलब क्या है, ये लाइन का स्लोप ऑफ द लाइन है, ये ऐसे भी हो सकती है और इस तरह भी हो सकती है। ये लाइन जो है वो यहाँ पर वाई एक्सिस पर जाकर इंटरसेप्ट करती है, इसका भी एक मीनिंग है, ठीक है। और ये जो लाइन है इसे हम रेग्रेशन लाइन बोलते हैं, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यही वो स्टैटिस्टिकल मॉडल जो रेग्रेशन है इसी लाइन को ड्रा करता है, और इसी के ऊपर जो है ये प्रेडिक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ये लाइन जो है वो हम समझेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। देखें, सबसे पहली तो बात ये वो कर रहा है कि इंक्रीज ऑफ द वन वेरिएबल एक्स वाई आल्सो इंक्रीजेज। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज़ करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये जो है वो रिलेशनशिप जब ऐसे होता है तो वो सिर्फ ये शो करना चाह रहा है कि ऐसे रिलेशनशिप को हम पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो बोलते हैं। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इंक्रीज़ होने से डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज़ हो तो ऐसे रिलेशनशिप को हम पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो कहते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को दी थी कि अगर आप लोग जो हैं वो स्टडी आवर्स बढ़ाएंगे तो आपका CGPA बढ़ेगा, तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है स्टडी आवर्स के बिटवीन और जो है वो आपके जो CGPA में ग्रेड में, तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर आप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने आर्ट्स को बढ़ाएंगे, व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करेंगे, फेसबुक ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो आप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपका जो है वो CGPA डिक्रीज़ होगा। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं और जो आपके ग्रेड्स हैं उससे वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो ग्रेड का या CGPA का रिलेशनशिप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर टाइम स्पेंड करने से जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, वो पॉजिटिव नहीं है। कि आप जो है वो टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर अपना, और आपका जो है वो ग्रेड या स्टडी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप की बात है। जब भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो आपकी जो है वो लाइन का ट्रेंड इस तरह का होगा। और नेगेटिव रिलेशनशिप में क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप में आप वाई को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो रहा हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम नेगेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज़ होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज़ होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज़ होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप जो है वो बोलते हैं। नेगेटिव रिलेशनशिप की जो लाइन होती है वो इस तरह हम उससे जो है वो स्ट्रेट लाइन को ड्रा करते हैं। और जब रिलेशनशिप नेगेटिव होता है स्लोप ऑफ द लाइन नेगेटिव होता है, जब रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है स्लोप ऑफ द लाइन पॉजिटिव होता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। आगे जो रेग्रेशन का फार्मूला है उसमें भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। तो हम लीनियर रेग्रेशन रिप्रेजेंटिंग द लाइन, लीनियर रेग्रेशन को हम जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इसके मतलब अभी बात करेंगे हम मज़ीद। तो जस्ट अभी वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ये हमारे पास जो है ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशंस एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। कि एक्चुअली एक कोई सा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो रिलेशनशिप डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है, तो वो हम जो है वो इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम देख सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशंस
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से ड्रा की गई हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्चुअल डाटा है, ठीक है। और इसको इसी तरह हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशन थी, बहुत सारी एक्चुअल डाटा था, बहुत सारा हमारे पास एक्चुअल ऑब्जर्वेशन थी, उनको हमने जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वैल्यूज़ के लिहाज से इस 2 डायमेंशनल ग्राफ के ऊपर ड्रा कर दिया। और ड्रा करने के बाद हमारे पास ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इस तरह आ गई। अब हम जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। स्ट्रेट लाइन को जो ड्रा करना है ये रिग्रेशन लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं इस ये ऑलमोस्ट गोल्डन कलर इसे कह लें, या जो भी कलर आप कह लें, मैं इसे गोल्डन बोलूँगा और इसको ग्रीन बोलूँगा एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस को। तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपने ड्रा की ग्रीन कलर से, और जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऑब्जर्वेशंस हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑब्जर्वेशंस को हम प्रेडिक्टेड ऑब्जर्वेशंस बोलेंगे, जो कि मॉडल ने प्रेडिक्ट की हैं। अब जो मॉडल की प्रेडिक्टेड ऑब्जर्वेशंस हैं वो अगर ये हमारे पास यहाँ पर ये देखें, ये ग्रीन कलर की हमारे पास एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं, तो बिल्कुल इसके साथ नीचे लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा वो हमारे पास प्रेडिक्टेड ऑब्जर्वेशन होगी। प्रेडिक्टेड ऑब्जर्वेशन जो है वो बिल्कुल इसके साथ इस लाइन पर होगी। अब आप देखें कि जिस तरह एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस अगर प्रेडिक्टेड वैल्यू से ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है कि मॉडल अच्छी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा होगा, और अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो जाहिर बात है कि फिर मॉडल जो है वो एक अच्छी प्रेडिक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। आप ये देखें कि यहाँ पर ये पहले पॉइंट पर एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का जो डिस्टेंस है वो कम है, दूसरे पॉइंट पर ज़्यादा है, तीसरे पॉइंट पर बहुत ही कम है, और फोर्थ पॉइंट तो बिल्कुल ही प्रेडिक्टेड के ऊपर है, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का डिफरेंस बिल्कुल ही नहीं है। तो इस तरह जो है ये इसका ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, तो ये बहुत, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह हमने जो है वो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड ऑब्जर्वेशंस का जो डिस्टेंस है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस का जो डिस्टेंस है प्रेडिक्टेड के साथ, वो हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। देखें इसमें हमारे पास जो है जो एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर जो एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होगी, वो हमें नॉन वैल्यू होगी। प्रेडिक्ट हमने क्या करना है, वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस की वैल्यू को, ठीक है, वाई को हमने जो है वो प्रेडिक्ट करना है। तो इसको जो है वो हम मज़ीद देखते हैं। तो रिग्रेशन लाइन को जो है वो क्या रिग्रेशन मॉडल जो है वो हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके लिए हम जो है वो एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड की वैल्यू से हमें ये पता चलेगा कि क्या ये हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल जो हमने डेवलप किया है नेक्स्ट या फ्यूचर चीज़ों को प्रडिक्शन के लिए या किसी भी चीज़ की प्रडिक्शन के लिए जो हमने इसे डेवलप किया है, क्या ये मॉडल जो है जो एक्चुअली हमारे पास जो डाटा है, जो प्रीवियस डाटा अवेलेबल है, जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन अवेलेबल हैं, क्या उनके साथ इसका डिस्टेंस, इसकी मेजरमेंट ठीक है। अगर ये उनके साथ इसका डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जो आने वाली प्रडिक्शंस हैं, जो भी हमारे प्रडिक्शंस फ्यूचर में होंगी वो प्रडिक्शंस भी ये मॉडल जो है वो सही जो है वो परफॉर्म करेगा। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो इसके लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। देखें यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपको ये बात बता रहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आपकी जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो इस लाइन के ऊपर होंगी, और ये गोल्डन वैल्यू जो है ये एस्टिमेटेड वैल्यू है जो कि आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट की है, और ये जो ग्रीन वैल्यू है ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू है जो कि ट्रेनिंग सेट से आपने जो है वो ली हुई है, या एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है आपकी, ठीक है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है ये आपकी। और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का जो प्रेडिक्टेड वैल्यू से जो डिफरेंस होता है वो एरर कहलाता है या रेजिडुअल कहलाता है। तो एरर या रेजिडुअल जो है वो हम उसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एरर है कि हमारे पास जो है वो एक्चुअल वैल्यू का जो डिस्टेंस है वो प्रेडिक्टेड वैल्यू से कितना है, तो वो हम उसे जो है वो क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम जो है वो एरर जो है वो कहेंगे। तो हर एक्चुअल वैल्यू का उसके रेलिवेंट जो प्रेडिक्टेड वैल्यू इस लाइन के ऊपर अवेलेबल है वो एरर्स होंगे, ठीक है। तो हमने जो है इन एरर्स का लीस्ट स्क्वायर भी कैलकुलेट करना है, हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों जो है वो मैट्रिक्स से, इन दोनों जो हैं वो मैट्रिसेस से हम जो है इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे
कि हमारा जो मॉडल है क्या वो बेहतर प्रेडिक्ट करेगा कि नहीं करेगा, या उसमें एरर के चांसेस कितने हैं। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जी, समझ आ रही है बात मेरी? तो एट द एंड हमारी इंटेंशन क्या होती है मॉडल से, हमें स्टैटिस्टिकल मॉडल से हमारा जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो यही है कि इसकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के करीब तरीन हो, और ये एरर जो है ये मिनिमाइज हो, ये एरर जो है वो कम से कम हो। ये हमारा जो है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने मॉडल को इस तरह ट्रेन करें कि हमारा ये जो एरर है ये कम से कम हो। और अगर हमारा एरर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि हमारा मॉडल कभी भी सही जो है वो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। तो इस एरर को मिनिमाइज करने की ज़रूरत होती है। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन का जो एरर है या प्रेडिक्टेड वैल्यू का जो एरर है वो हमें मिनिमाइज करना होता है। तो ये वही एग्जांपल जो है वो दे रहा है, स्टडी टाइम वर्सेस ग्रेड। तो अगर आप स्टडी टाइम इंक्रीज करेंगे तो ग्रेड भी आपके इंक्रीज होंगे। ऐसे होता है कि नहीं होता? बोलें। जी सर। स्टडी टाइम जी इंक्रीज सर। करने से ग्रेड इंक्रीज हो जाता है कि नहीं होता? जी सर। कोई इख्तलाफ करता है इस बात से? बोलें। किसी को इख्तलाफ नहीं है इस बात से? वो जो आप कहते होते हैं कि जनाब वो सर ने हमें फेल कर दिया, वो हैं, वो जो आप कहते होते हैं कि जी हमें जो है ना फलां सर ने फेल कर दिया। टीचर जब भी स्टूडेंट जब भी अपनी सप्ली के बारे में डिस्कस करता है तो इसका बड़ा बड़ा एक कॉमन सेंटेंस होता है। वो कहता है जी कि मुझे जो है ना फलां टीचर ने फेल कर दिया। मैंने कभी कभी किसी स्टूडेंट के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से ये नहीं सुना कि उसने कहा हो कि मैं खुद फेल हो गया हूँ। क्या ख्याल है? आपने भी अपनी क्लास फेलो से आप सब लोगों ने अपनी क्लास फेलो से सुना होगा कि फलां टीचर ने हमें फेल कर दिया। ये सुनने को मिलता है क्या नहीं मिलता? जी सर, मिलता है, मिलता था। मिलता है, मिलता था। अच्छा, अच्छा। तो ये जो है एक्चुअली अगर ये बात है फिर तो कोई भी मॉडल एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो अलबत्ता ये है कि ऐसी कोई बात हमेशा ऐसे नहीं होता, शायद चंद एक केसेस ऐसे हों भी, मगर ये है कि ऐसे होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों के ऊपर तो कोई मॉडल भी अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर तो, क्योंकि हम लोग अपनी एक्चुअल चीज़ों को तो मानते नहीं है ना। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप हो जाता है तो वो कहता है जी मुझे ड्रॉप कर दिया गया। वो ये नहीं देखता कि मैं एक दिन भी यूनिवर्सिटी नहीं आया था, ठीक है, तो मैंने पढ़ा नहीं था। तो ड्रॉप किसने किया? यूनिवर्सिटी ने किया, वो खुद से नहीं हुआ। तो जब तक ऐसे एनालिसिस हमारे अपने सही नहीं होते तो हम कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। सिमिलरली जैसे ही हम अगर मॉडल्स को भी सही एनालिसिस हमारा मॉडल नहीं करेगा तो हमें सही पिक्चर जो है वो नहीं मिलेगी। तो अपने आप को सही एनालाइज करना कि मेरी फेल होने की वजह क्या है, तो फिर ही हम जो है वो तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, अगर फेल होने की तमाम वजूहात हम टीचर्स पर और वालदैन पर और डालते रहें तो एट दी एंड जो है वो क्या होगा कि अच्छा, अगर अगर पहली पोजीशन आ जाए तो इसके बरक्स क्या रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट का? मैंने बहुत दफ़ा देखा कि जिन स्टूडेंट्स की पहली पोजीशन आती है वो फेसबुक पर लगाते हैं कि स्टेटस लगाते हैं कि अल्लाह ताला का फैक्टर तो बहुत बेहतर फैक्टर है, अल्लाह माफ़ी दे, उसको मैं बिल्कुल भी एज ए फ़न के तौर पर यूज़ करना भी नहीं चाहता और ना कर रहा हूँ। तो मगर ये लगाते हैं, उसमें सिर्फ बात यह है कि उसमें वालदैन को भी ज़िक्र कर देते हैं, अल्लाह ताला का भी ज़िक्र करते हैं, मगर टीचर्स का कहीं ज़िक्र नहीं होता। ऐसे ही होता है ना? बोलें, बताएं, बोलते क्यों नहीं? बोल नहीं रहे आप लोग, आवाज़ नहीं आ रही आपको मेरी? नहीं सर, आ रही सर है आवाज तो आ आवाज। रही है, सर आवाज आ रही है। अच्छा, यस सर, आपका पॉइंट वैलिड है। हाँ, तो उस वक्त भी टीचर्स का कोई जिक्र नहीं होता। तो तो टीचर बैकग्राउंड में चला जाता है।
तो फ्रंट एंड पे सिर्फ वालिदैन रहते हैं, और जब नाकाम जब जब फेल होता है फिर टीचर का जिक्र आता है, हाँ उसने फेल कर दिया। तो मैं ये कहता होता हूँ कि चलें, फेल होने से आपको टीचर याद तो आता है ना, तो ये बड़ी बात है यार। तो, तो कभी तो आप टीचर को याद करते हैं, वो बेशक नेगेटिव में ही क्यों ना हो। तो तो यहाँ पर अक्सर जो जब स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप होता है तो वो ये कहता है कि जी अदारे ने या टीचर ने या वो जो है फ़लाँ ने मुझे ड्रॉप कर दिया। बहरहाल खैर, अपना एनालिसिस अच्छा करना चाहिए हमें। तो अगर मेरी ज़िंदगी की जो भी नाकामियाँ हैं, मुझे उसमें देखना चाहिए कि मेरा क्या रोल था, और फिर उसको फ़ैसला करके आगे बढ़ना चाहिए। तो लोग तो होंगे, लोग तो हर्डल डालेंगे आपकी कामयाबी में, मगर आपने अपनी कामयाबी को गेन करने के लिए क्या कोशिश की, क्या क्या एफ़र्ट की। अगर वो एफ़र्ट सही होगी तो फिर लोग खुद ही पीछे हट जाएंगे। तो अच्छा, बहरहाल ये है कि स्टडी टाइम और ग्रेड्स, ये दोनों जो हैं ये पॉजिटिव रिलेशनशिप की एग्जांपल हैं। अब देखें कि एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमारी यहाँ पर होंगी, इसमें सिर्फ हमने y को एस्टिमेट करना है। देखें x जो है, जो कि स्टडी टाइम है, ये गिवन है। ये वहाँ पर भी प्रडिक्शन में भी ये इनपुट किया जाएगा, प्रडिक्शन में भी स्टडी टाइम को इनपुट किया जाएगा। मसलन आप सपोज करना चाहते हैं कि जनाब अगर मैं 8 आवर्स पढ़ूंगा तो 8 आवर्स पढ़ने से मेरे ग्रेड्स कितने इंप्रूव होंगे, और अगर इसी टाइम को मैं 12 आवर्स कर दूंगा तो मेरे ग्रेड्स में इंप्रूवमेंट क्या होगी। ये आपकी जो है वो एक केस स्टडी है जिसको आप जो है वो एस्टिमेट करना चाहते हैं कि मैं पहले जो है वो 5 आवर्स पढ़ता था, 3 आवर्स भी पढ़ा मैंने, 5 आवर्स भी पढ़ा मैंने, तो मेरे ग्रेड्स ये थे। अब मैं एक ऐसा मॉडल, एक ऐसी प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ जिसमें मैं देखूँ कि मैं अगर 8 आवर्स पढ़ूंगा तो मेरे ग्रेड्स कैसे कितने इम्प्रूव होंगे। अब मशीन क्या करेगी, मशीन प्रीवियस डाटा को लेगी, आपके 3 और 5 आवर्स वाले डाटा को लेगी, उस लिहाज से अपने आप को ट्रेंड करेगी, और उस लिहाज से फिर जो है ये स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो आपकी प्रेडिक्शन करेगा कि आपके स्टडी टाइम आप इनपुट कर रहे हैं 8 आवर्स। इसका मतलब यह है कि आप एक्स एक्सिस को इनपुट कर रहे हैं, वाई एक्सिस जो है वो प्रेडिक्शन होनी है। इसलिए वाई हेड जो होता है ये प्रेडिक्टेड को शो करता है, एस्टिमेटेड वैल्यू को या प्रेडिक्टेड वैल्यू को शो करता है। तो वाई हेड जो होता है ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, और वाई हेड की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो इस गोल्डन लाइन के ऊपर जो है वो होगी। एक्स एक्सिस तो जारी बात है वही रहेगा। अगर मैं यहाँ से स्टडी आवर्स 8 आवर्स चूज करूंगा तो 8 आवर्स के अगेंस्ट जो है वो वाई प्रेडिक्टेड क्या होगा, ये मुझे जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फिर हम जो है इस मॉडल को जो है वो बना रहे हैं। तो अब उसने जो है वो पहली चीज़ बताई कि वाई हेड से मुराद वाई प्रेडिक्टेड है, ठीक है। तो प्रेडिक्टेड वाई आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एस्टिमेटेड ग्रेड आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसमें एक्स आपके पास क्या है, एक्स आपके पास जो है वो स्टडी टाइम है जो कि आप इनपुट करेंगे, और स्टडी टाइम जो है ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो ग्रेड आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ हम जो है वो रिलेशनशिप जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो इसको हम जो है वो इनपुट करके हम वाई हेड को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें बी नॉट और बी वन क्या है, तो बी वन को तो एक्चुअली हम जो है वो ये रेग्रेशन की जो है वो बड़ी फेमस इक्वेशन है। आपने जो भी स्टैटिस्टिक के सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे उसमें लाजमी बात है रेग्रेशन मॉडल पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये एक्सप्रेशन जो है वो ज़रूर देखी होगी। और क्योंकि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए इसे हम लीनियर मॉडल की जो है वो लीनियर रेग्रेशन मॉडल की इक्वेशन जो है वो बोलते हैं। और अगर हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो प्लस लगाकर b1 x1 b2 x2 प्लस b3 x3 ऐसे हम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो इसको फिर हम जो है जैसे ही x1 x2 x3 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो उसको फिर हम जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन जो है वो बोलेंगे। तो बहरहाल जब भी आपको जो है वो रिग्रेशन की इक्वेशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नजर आए तो आप समझ आए कि ये हमारे पास जो है वो लीनियर रिग्रेशन की बात हो रही है। तो b1 इसका जो है वो मैथमेटिक्स में किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी के साथ जो है जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट कहलाती है। तो ये एक जनरल टर्म है कोफिशिएंट। मगर b1 जो है वो प्लस b1 का मतलब क्या है, प्लस b1 जो है ये स्लोप को जो है वो शो कर रहा है। अभी फिलहाल वो सॉरी बी नॉट को बता रहा है पहले। तो बी नॉट जो है यहाँ पर जो है ये क्या है,
बी नॉट हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या शो करती है कि ये जो रेग्रेशन लाइन है ये वाई एक्सिस में कहाँ पे जाके टच करेगी, यहाँ पे टच करेगी वाई एक्सिस को, यहाँ पे टच करेगी वाई एक्सिस को, कहाँ पे टच करेगी। अगर ये स्लोप जो है वो पॉजिटिव, सॉरी, ये जो है वो बी नॉट जो है वो इस चीज़ को शो करेगा कि वाई इंटरसेप्ट क्या है। वाई इंटरसेप्ट जो है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इससे मज़ीद नीचे भी हो सकता है, ठीक है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट जो है वो कोई भी पॉइंट जो है वो हमारा जो है वो वाई एक्सिस पर, ये लाइन जो है वो ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पर जाकर किस पॉइंट पे टच करेगी वो हमारा बी नॉट है। तो बी नॉट को हमने जो है यहाँ पर जो है वो वाई इंटरसेप्ट जो है वो समझना है। तो बी नॉट हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। तो उसके बाद जो है बी नॉट उसने जो है वो यहाँ पर मूव कर दिया, आपको दिखा दिया कि ये आपके पास जो है वो इस रेग्रेशन लाइन के ऊपर जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। उसके बाद जो है ये प्लस बी वन आपके पास जो है वो क्या है, ये स्लोप ऑफ द लाइन है, ये स्लोप ऑफ द लाइन है। अगर स्लोप ऑफ द लाइन पॉजिटिव हो, मतलब अभी हमने देखा कि स्टडी टाइम इंक्रीज करने से ग्रेड्स अगर इंक्रीज हो रहे हों तो इस तरह के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बिटवीन जो रिलेशनशिप होगा वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। अगर रिलेशनशिप जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिटवीन पॉजिटिव होगा तो इसको हम जो है वो पॉजिटिव स्लोप बोलेंगे। अगर जो है स्टडी टाइम सोशल मीडिया के ऊपर टाइम इंक्रीज करने से ग्रेड आपके डिक्रीज हो रहे होंगे तो लाजमी बात है ये नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, और उस सूरत में जो है हम यहाँ पे प्लस B1 नहीं लिखेंगे बल्कि माइनस B1 लिखेंगे। स्लोप जो है वो लाइन का इस तरह होगा जैसे अभी हमने पहली स्लाइड में देखा कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप की सूरत में, इस नेगेटिव रिलेशनशिप की सूरत में जो लाइन का स्लोप है वो -B1 है, वो -B1 है, ठीक है, फार्मूले में माइनस आएगा। और यहाँ पर इंटरसेप्ट देखें क्या है, ये है वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर, ये है बी नॉट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है वो स्लोप क्या है, यहाँ पर स्लोप जो है वो नेगेटिव है, -B1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है वो लाइन के स्लोप को जाहिर करता है, और जो कांस्टेंट हम ऐड करते हैं हाँ उसको हम जो है वो इंटरसेप्शन जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर कहाँ पर इंटरसेप्शन हो रही है उस पॉइंट को जो है वो कांस्टेंट जो है वो जाहिर कर रहा होता है। और यहाँ पर आप एक और बात नोट कर लें कि अगर हम इस पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट पर हमारा एक्स क्या होगा, बोलें। जीरो। हाँ, जीरो सर। अगर एक्स हमारा देखें ज़ीरो हो जाएगा तो B1 के साथ ये मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बी नॉट रह जाएगा, ठीक है। तो बी नॉट के अंदर बी नॉट वाई इंटरसेप्ट को शो करता है, इसमें ऑब्वियसली एक्स जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। जी सर। तो ये हमारे पास जो है वो B1 जो है ये पॉजिटिव प्लस B1 पॉजिटिव स्लोप को जाहिर करता है नेगेटिव रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए, ठीक है। ये देखें उसने लिख दिया टाइम ऑन फेसबुक, फेसबुक को ज़्यादा टाइम दोगे तो क्या होगा कि आपके ग्रेड डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, और नेगेटिव रिलेशनशिप में वाई इंटरसेप्ट जो है वो देखें यहाँ पर है, और -B स्लोप जो है स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो यहाँ पर इस तरह जो है ये नेगेटिव है। अब हम जो है वो यहाँ पर ये इक्वेशन आपको समझ आ गई। इस इक्वेशन के लिहाज से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो एट द एंड वो लिख रहा है कि वाई हैट क्या है, ये हमारे पास एस्टिमेटेड या डिपेंडेंट वेरिएबल या प्रेडिक्टेड वैल्यू है जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वाई की, ये वाई की प्रेडिक्टेड वैल्यू है जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसे एस्टिमेटेड वाई भी बोलते हैं, इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी कहते हैं, इसे हम प्रेडिक्टेड वैल्यू भी कहते हैं जो मशीन ने प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है, क्या इस मॉडल ने प्रेडिक्ट करनी है। तो B0 + B1x। अब आपको ये सारी इक्वेशन क्लियर हुई है कि नहीं हुई, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ कर ले। सर ये y को हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। जी, y यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो y है ये आपका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है। यहाँ पर ये जो y कैलकुलेट होगा ये इस लाइन के ऊपर जो y है
वो कैलकुलेट होंगे। ये एस्टिमेटेड वाई हैं, ठीक है, ये एस्टिमेटेड वाई हैं। एक्चुअल आपने उस वक्त कहना है जब आपने वो ग्रीन डॉट्स को पुट करना है, ठीक है, वो जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमने शुरू में देखी थी, उसका जो वाई होगा, वो जो गिवन वाई होगा, जैसे हमें परचेज का कुछ डाटा दिया हुआ है, वो परचेज का जो डाटा दिया हुआ है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, वो जी क्या कह रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एस्टिमेटेड वाई है। सर इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल b1 x है या सिर्फ x है? सिर्फ x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ x है। b1 तो आपके पास जो है वो कोफिशिएंट है, जैसे मैं लिख दूं 2x, 2x में क्या है, 2x में 2 जो है वो कोफिशिएंट है और x जो है वो आपका वेरिएबल है। वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जब भी वेरिएबल क्वांटिटी के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं तो वो कोफिशिएंट कहलाती है। और उस कोफिशिएंट की अहमियत क्या है, वैल्यू क्या है, वो उसने बता दी कि ये जो b1 है ये स्लोप ऑफ द लाइन को जाहिर करता है, ठीक है। अगर लाइन का स्लोप पॉजिटिव हो तो प्लस b1, और अगर स्लोप ऑफ द लाइन नेगेटिव हो तो माइनस b1। तो फार्मूले को भी आपने एहतियात के साथ चेंज करना है। देखें अब इस सूरत में फार्मूला जो है वो b0 माइनस b1x हो गया। x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है और b1 जो उसके साथ कांस्टेंट लगा हुआ है, ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट वैल्यू जो है, ये हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है b1, ये स्लोप ऑफ द लाइन को जाहिर करती है। हाँ जी, और कोई बात सर? प्रिडिक्टिव ऑब्जर्वेशन, ये जो स्लोप की लाइन होगी इसको कहा गया? प्रेडिक्टेड ऑब्जर्वेशन जो है स्लोप को नहीं कहा गया। स्लोप से मुराद ये होगा, देखें कि ये लाइन ऐसे लगेगी, ये लाइन जो है वो यहीं से शुरू होती है, ये लाइन यहीं से शुरू होकर ऐसे भी हो सकती है स्ट्रेट, और भी थोड़ी सी ऐसे इसकी स्लोप। स्लोप किससे बोलते हैं, ढलवान को बोलते हैं। जी सर। ठीक है, तो स्लोप जो है ये शार्प भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ये स्लोप, मतलब वाई इंटरसेप्ट यहीं पर है, स्लोप ऐसे भी हो सकते हैं। स्लोप जो है वो मज़ीद ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, स्लोप जो है वो ऐसे भी। तो ये इसका स्लोप क्या होगा, ये स्लोप को जाहिर कर रहा है b1, ठीक है। तो b1 जस्ट इसके स्लोप को जाहिर कर रहा है। अब स्लोप ऑफ द लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे स्लोप ऑफ द लाइन ऐसे भी हो सकती है। तो इसके स्लोप को जाहिर कर रहा है b1 जो ये कांस्टेंट है, ठीक है, x के साथ। ये स्लोप ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकती? हाँ देखें, स्लोप रीजन से जो चीज़ स्टार्ट होती है वो इंटरसेप्शन कहलाती है। ये वाई इंटरसेप्ट यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि b0 की वैल्यू क्या है। b0 की वैल्यू जो होगी वहाँ से वाई इंटरसेप्ट स्टार्ट होगा। आप रीजन ये बात करें 0 0, तो यहाँ से भी स्टार्ट, वो डिपेंड करेगा कि b0 की वैल्यू क्या है, वो स्लोप पे डिपेंड नहीं करेगा। स्लोप तो उसकी शार्पनेस को शो करेगा कि लाइन का स्लोप जो है वो इस तरह है, ठीक है। तो लाइन का स्लोप जो है वो कैसे है, ठीक है, वो कितना शार्प है, वो जो है वो उसको जो है वो स्लोप हम कहते हैं। जो रीजन से स्टार्ट आप होने की, मेरा ख्याल है आप ये बात करें कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। ये b0 पर वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। यस सर। यही बात थी आपकी या कोई और बात थी? जी सर, ये थी सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी। सर b0 अभी आप कह रहे थे यहाँ पे 0 होगा, वो कैसे होगा? b0 0, जब y इंटरसेप्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, इस लाइन से, ये जहाँ पे मैं माउस, मेरा प्लस का साइन है, उस सूरत में, हाँ यहाँ से स्टार्ट होगा, तो उस सूरत में b0 0 होगा, उस सूरत में y भी 0 होगा, x भी 0 होगा। वैसे b0 उसी वक्त जो है b0 की वैल्यू में हमेशा x तो 0 होगा ही होगा, जहाँ पर भी b0 वाला पॉइंट होगा। अच्छा जी, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देखें, आपको ये बहुत आसान चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो हाउ टू कैलकुलेट द लीनियर रिग्रेशन यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो क्या है, आर स्क्वायर क्या है, इसको आर स्क्वायर कैपिटल से जाहिर करते हैं।
तो इस मेथड को हम जो है वो समझेंगे। इससे हमें आर स्क्वायर की वैल्यू को पढ़ना आएगा। मॉडल ने तो आपको आर स्क्वायर की वैल्यू दे देनी है, आपने आर स्क्वायर की वैल्यू को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है उसके साथ, तो वो समझने के लिए हमारे पास ये बैकग्राउंड होनी चाहिए कि लीस्ट स्क्वायर मेथड होता क्या है। तो इसको जो है वो गो थ्रू करते हैं एक एग्जांपल लेकर। देखें, ये आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है x की 1 2 3 4 5, और ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है कि 1 के अगेंस्ट y प्रेडिक्टेड 2 है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के अगेंस्ट y पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसकी वैल्यू 4 है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के अगेंस्ट y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5 है, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू के अगेंस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी 4 है, 5 के अगेंस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी 5 है। तो अब आप ये देखें, ये हमारी कौन सी ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे पास एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्चुअल डाटा है ये हमारे पास। ये वो डाटा है जो हमें एक्चुअली अपनी ऑब्जर्वेशन से मिला हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने इस मॉडल को ट्रेंड करना है। ये हमारे पास ट्रेनिंग सेट है, और अब अभी हमने इसके ऊपर प्रेडिक्शंस नहीं कर रहे, हम तो इसको जो है वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं। एग्जांपल कोई भी ले लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम कोई भी रख लें, डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम कोई सा भी रख लें। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ये बात जो है वो हम इसी तरह करते हैं, ये कन्वेंशन है, और इसी को हम जो है वो रूल समझ लें, बल्कि इस हद तक है कि ये रूल है। तो यहाँ पर पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास x की वैल्यू 1 है, तो 1 के अगेंस्ट y की वैल्यू 2 है, तो 1 के अगेंस्ट हमने 1,2 पे जो पॉइंट लिया, तो ये हमारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमने ड्रा कर दी। इसी तरह 2 वाले पॉइंट को लेंगे, 2 के अगेंस्ट हमारे पास y की वैल्यू 4 है, तो ये यहाँ से वैल्यू कहाँ पर कट होगी, यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आएगा ये हमारे पास 2,4 आएगा। इसी तरह हम इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर ड्रा कर देंगे, ठीक है, ड्रा हो गई। तो ये जो ग्रीन वाली ऑब्जर्वेशंस हुई, ये कौन सी हमारी ऑब्जर्वेशंस हुई, ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हुई हमारे पास, ठीक है। तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस को हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया, तो ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस आ गई। अब उसके बाद जो है x का हमने मीन ले लिया, मीन या एवरेज आपको पता है कैसे लेते हैं। इन सारी वैल्यूज़ को जमा किया और 5 पे डिवाइड किया, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन थी, ये 5 पे डिवाइड किया तो इसका मीन 3 आ गया। तो ये मीन जो है इसको ये जो लाइन लगा रहा है, ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये x का मीन है, ये x का मीन है। इसी तरह वो y का मीन भी कैलकुलेट करेगा, y की सारी वैल्यूज़ को सम अप करेगा, सम अप करने के बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि 5 हैं उसके पास, उस पर डिवाइड करेगा, और आपका जो है वो y का मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो y का मीन आपके पास क्या आ गया, 4। तो ये आपके पास y का मीन आ गया। समझ आ गई बात? जी सर। तो इस y के मीन से एक्चुअली आपने जो है वो क्या चीज़ गेट की, x और y के मीन से आपने ये सेंट्रल पॉइंट गेट कर लिया। जो आपने रेग्रेशन लाइन ड्रा करनी है उसका एक पॉइंट आपको मिल गया। ये पॉइंट आपका कौन सा बन गया, 3,4। ये पॉइंट आपका कौन सा बन गया, 3,4। तो ये पॉइंट आपने इन दोनों के मीन को लेने से आपने जो है वो क्या चीज़ गेट की, आपने जो है वो इन दोनों के मीन को लेने से आपने ये चीज़ गेट की कि आपके पास जो है वो आपके पास क्या हुआ, आपके पास जो है वो सेंट्रल पॉइंट जहाँ से इस रेग्रेशन लाइन ने गुजरना है, ठीक है, उसकी एक ऑब्जर्वेशन आपके पास आ गई, और उस ऑब्जर्वेशन को आपने जो है वो यहाँ पर जो है वो देख लिया कि ये ऑब्जर्वेशन आपके पास जो है वो क्या आ गई, ये ऑब्जर्वेशन आपके पास जो है वो, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया। और इस पॉइंट को गेट करने के लिए
ये आपने ये सारा मीन लिया, ये वाला जो पॉइंट, और इस पॉइंट को हम जो है वो क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये आपके पास जो है वो 3,4 है। तो ये 3,4 ये वो पहला पॉइंट है जहाँ से रेग्रेशन लाइन गुजरेगी। अभी हमें नहीं पता कि ये रेग्रेशन लाइन ऐसे गुजरेगी या ऐसे गुजरेगी, ठीक है, अभी हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा उस रेग्रेशन लाइन के स्लोप पर। ये डिपेंड किस पे करेगा, रेग्रेशन लाइन के स्लोप पे डिपेंड करेगा। तो अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी जो हमने कैलकुलेट करनी है वो स्लोप ऑफ द लाइन और वाई इंटरसेप्ट, ये दो चीज़ें हैं जो हमने जो है वो अभी कैलकुलेट करनी है। अब आप ये देखें 3,4 से मुराद क्या है कि हमारे पास ये जो वाई एस्टिमेटेड है, वाई एस्टिमेटेड जो है जिसे हमने वाई हेड कहा था, वाई एस्टिमेटेड हमारे पास क्या आ गया, ये एक पॉइंट हमें मिल गया 3,4 से 4 मिल गया, तो वाई एस्टिमेटेड हमारे पास 4 आ गया। एक्स हमारे पास क्या आ गया, एक्स हमारे पास जो है वो 3 आ गया। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी उस एक्सप्रेशन के अंदर हमने ये लिखा था कि वाई एस्टिमेटेड इज इक्वल टू बी नॉट और उसके बाद जो है वो प्लस या माइनस स्लोप पे डिपेंड करेगा B1 और उसके साथ x। अब ये हमने जो है हमें क्या चीज़ें पता चल गई, इसमें हमें ये पता चल गया कि वाई हेड हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है, और हमें ये पता चल गया कि ये अभी हमें पता नहीं चला B0, ठीक है, इसे हम फाइंड आउट करेंगे इसलिए इसको वैसे, और B1 भी हमें नहीं पता चला, इसे भी हमें अभी कैलकुलेट करना है। और उसके बाद जो है हमें क्या पता चला कि x क्या है, x हमें पता चल गया कि 3 है। x तो हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमने 3 के अगेंस्ट हमें y एस्टिमेटेड क्या मिला 4, तो इन दो वैल्यूज़ का हमें पता चल गया। अब हम जो है वो फार्मूला को यूज़ करते हुए यहाँ पर B1 और B0 को जो है वो कैलकुलेट जो है वो करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर यही बता रहा है कि ये जो मीन लेने का फ़ायदा क्या हुआ, x और y का मीन लेने का फ़ायदा ये हुआ कि वो रेग्रेशन लाइन वो उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो फाइंड आउट हो गया, वो ये आपने जो है वो फाइंड आउट कर लिया 3,4। अभी आपने ना तो इसका इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया ना स्लोप फाइंड आउट किया, बस इस लाइन का सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, कहाँ से ये लाइन गुजरेगी, वो एक पॉइंट आपके पास आ गया दोनों का मीन लेने से। एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस x और y जो हमारे पास थी, दोनों का मीन लेने से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने जो है वो बेसिकली जो है वो हमारे पास जो रेग्रेशन लाइन थी वो किस पॉइंट से गुजरेगी उसका एक पॉइंट हमारे पास आ गया। जी समझ आई बात? जी बोलें? सर समझ आ रही है। और सब बोले, बाकी जी सो रहे हैं, सर। सब बोल रहे हैं, जी सर, आगे समझ मुझे सर पता समझ आ चले। गई है। जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन थी ग्रीन वाली, तो ये बता रहा है कि जो एक्स एक्सिस का मीन था वो 3 था, तो एक्स सर एक्सिस से इनका जो है वो कट रही है। आवाज़ कट रही है सबके साथ मेरे ऐसे ही है या इनका नेट डाउन है? नहीं सर, ठीक आ रही। ठीक है सर सर। ठीक आ रही है आवाज। आवाज़ ठीक आ रही है बेटा, अपना ज़रा नेट देखो। अब ठीक हुई आवाज़? अब ठीक हुई है? अब आवाज़ ठीक हुई मेरी? नो सर। जी सर। जी सर। अच्छा, ये मैंने
कोशिश की है कि नेट पे जो चीज़ें चल रही हैं उनको ऑफ़ कर दूं, मोबाइल भी अपना ऑफ़ करता हूं तो ताकि मेरी सारी बैंडविड्थ। अच्छा, तो अब ये अब मेरे ख्याल मैं मैक्सिमम यही कर सकता था। अब ये क्लियर हुई है आपको बात सारी? आपकी आवाज सही आ रही है सर, आपकी आवाज सही आ रही है, उन्हीं का कोई प्रॉब्लम होगा नेट का। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। सर एक्सक्यूज मी सर। अच्छा चलें, ये मैं बहरहाल अपनी वो मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी हैं जो भी नेट पर चल रही थी, तो मज़ीद जो है वो ताकि जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया। अच्छा, तो अब हाँ जी, क्या आप क्वेश्चन कर रही थी बेटा? अभी आप बोल रही थी। जी सर, सर वो ना मेरी 10-15 मिनट के लिए अंदर नेट चला गया था, तो वो जो y एस्टिमेटेड वाली इक्वेशन लिखी सर वो कैसे लिखी है? y एस्टिमेटेड इज इक्वल टू b नॉट प्लस b1x। ये तो बहुत पीछे नहीं चले गए। तो देखें, वो मैं जल्दी से आपको समझाता हूँ कि ये जो हमारे पास रिग्रेशन सर लाइन वो सिर्फ होती एक है, पॉइंट बता दे, बाकी कवर हो जाएगा। हाँ जी, ये हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन होती है, इस रिग्रेशन लाइन के ऊपर हमारे पास जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं। इन एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को मॉडल ने प्रेडिक्ट करना होता है। इन एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का एक्चुअल वैल्यूज़ से जो है वो डिफरेंस जो है वो ये ज़ाहिर करता है कि हमारा मॉडल जो है वो कितनी एक्यूरेट जो है वो प्रेडिक्शन कर रहा है। अब इस इक्वेशन के ऊपर हमारे पास ये जो y है, ये y एस्टिमेटेड है कि y जो है, जो इस लाइन के ऊपर जो हमारे पास y का पॉइंट है वो हमारे पास एस्टिमेटेड y है, और ये जो x है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्टडी टाइम। और हमने जो है ये देखना है कि एक पर्टिकुलर स्टडी टाइम देकर हमारे पास जो है वो ग्रेड कितने इम्प्रूव हो रहे हैं, तो इसको हमने एस्टिमेट करना है। तो हम जो है वाई हेड जब भी लिखा हो तो वाई हेड से मुराद कि उसकी जो भी वाई की वैल्यू इस लाइन के ऊपर है वो कहलाएगी। और बी नॉट जो है ये आपके पास क्या होता है? बी नॉट आपके पास जो है ये वाई इंटरसेप्ट होता है कि ये जो रेग्रेशन लाइन है ये वाई एक्सिस पर कहाँ पे जाके टच कर रही है, उसे हम बी नॉट बोलते हैं। और बी वन जो होता है, प्लस बी वन हो तो स्लोप ऑफ द लाइन पॉजिटिव है, नेगेटिव बी वन हो तो स्लोप ऑफ द लाइन नेगेटिव है। देखें, ये हमारे पास बी नॉट क्या था? ये वाई इंटरसेप्ट था। वाई इंटरसेप्ट जो है वो वाई एक्सिस पर कहाँ पे जाके जो है वो ये लाइन जो है वो टच करती है, तो वहाँ पर जो है ये बी नॉट ये होगा। और ऑब्वियसली इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पर x जो है वो हमारा 0 होगा। जब 0 जो है वो b1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल यहाँ से 0 आ जाएगा और सिर्फ y एक्सिस की वैल्यू जो है वो आएगी जो कि बी नॉट के बराबर होगी। तो ये जो है हमारे पास y इंटरसेप्ट है। इसी तरह प्लस b1 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो स्लोप ऑफ द लाइन है, जो कि अगर प्लस हो तो इसका मतलब जो है वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है, और अगर जो है ये माइनस b1 हो तो इसका मतलब जो है वो रिलेशनशिप नेगेटिव है। अब यहाँ पर हमारे पास यही रेग्रेशन की इक्वेशन है। इसमें हमारे पास जो है वो x क्या है? x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम ऑन फेसबुक जिसे उसने जाहिर कर दिया, और ग्रेड्स हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं जितना हम टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर। तो अब ये हमारे पास बी नॉट यहाँ पर क्या है? बी नॉट देखें आप, यहाँ पर बाय एक्सिस को ये लाइन टच कर रही है तो बी नॉट यहाँ पर है। और जो है वो स्लोप ऑफ द लाइन क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन माइनस बी वन है। तो ये इसका जो है वो स्लोप है लाइन का जी।
और ओके सर। ये हम अब समझ आ गई बेटा आपको बात? जी सर आ गई। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं। एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस को हमने जो है वो यहाँ पे ड्रा करना है। ये आप मशीन लर्निंग की ज़ुबान में ये कह लें कि ये हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग सेट है, इसको आपने जो है वो यहाँ पे ड्रा करना है। ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस है, एक्चुअल डाटा है जिसको हमने इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पर लेते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस के अगेंस्ट हमने इस ग्राफ के ऊपर तमाम पॉइंट्स को, तमाम ऑब्जर्वेशंस को ड्रा कर लिया। तो ये तमाम ऑब्जर्वेशंस को हमने यहाँ पर जो है ये ड्रा कर लिया, और ड्रा करने के बाद जो है यहाँ पर ये हमारे पास ग्रीन में सारी की सारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस आ गई। अब यहाँ पर हमने जो है वो मीन लिया। मीन ऑफ एक्स क्या है कि एवरेज ऑफ एक्स वैल्यूज़, उसको जो है वो हमने जमा करके उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड किया तो एवरेज मिल गई 3। ये एक्स का मीन आ गया। इसी तरह वाई का मीन आ गया। वाई की तमाम वैल्यूज़ को सम अप करके 5 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। ये वाई एक्सिस का मीन आ गया। इस मीन को कैलकुलेट करने का मकसद मैं बता रहा था, इस मीन को कैलकुलेट करने का मकसद ये है कि ये वो पहली एस्टिमेटेड वैल्यू है जो हमें मिल गई, और यहाँ से हमारा जो है वो लाइन जो है वो गुजरेगी। इस पॉइंट से लाइन हमारी जो है वो रिग्रेशन लाइन लाजमी पास ऑन होगी। वो किस डायरेक्शन में पास ऑन होगी वो मैंने आपको पेंट में बना के दिखाया कि ये जो पॉइंट हमारा आ गया 3,4 आ गया, इसमें वाई एस्टिमेटेड हमारे पास 4 आ गया, और एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये 3 है। तो ये लाइन जो है वो इस तरह भी गुजर सकती है, इस पॉइंट से ये लाइन ऐसे भी गुजर सकती है। डिपेंड करता है कि स्लोप ऑफ द लाइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रिलेशनशिप जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के बिटवीन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पर जो है वो हमने जो है वो क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, एक वाई एस्टिमेटेड कैलकुलेट कर लिया 4, और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था 3, वो हमें अवेलेबल है। तो 3 के अगेंस्ट हमें y एस्टिमेटेड क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो ये हमें जो है वो एक वैल्यू का पता जो है वो चल गया। तो 3 के अगेंस्ट हमें ग्रेड जो है वो 4 मिल रहा है। तो अब हमने जो है वो B0 और B1 को कैलकुलेट करना है। तो उसकी कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे, उसके लिए हम जो है वो फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बता रहा था आपको कि ये जो मीन है एक्स की वैल्यू से इन एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस का डिस्टेंस क्या है। हमारा मकसद इस डिस्टेंस को मेजर करना नहीं होता, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। वो यहाँ पर सिर्फ मीन का रिलेशनशिप बता रहा है कि ये जो मीन 3 आया आपके पास, इस 3 मीन का रिलेशनशिप बाकी वैल्यूज से क्या है, उसको वो पिक्चर की फॉर्म में बता रहा है कि 3 जो है वो 1 जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन 1 है उससे डिस्टेंस उसका कितना है, ठीक है। 3 का डिस्टेंस जो है वो जो 2 से कितना है, 3 का डिस्टेंस जो है वो मीन का डिस्टेंस जो है वो जो है वो 4 से कितना है, 5 से कितना है। तो मीन का डिस्टेंस जो है वो इस वाली ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल ज़ीरो है, कोई डिस्टेंस नहीं है। तो इस डिस्टेंस को पिक्चर की फॉर्म में दिखा रहा है। बहरहाल हमारा कंसर्न x से डिस्टेंस कैलकुलेट करना नहीं होता, y से डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो मीन वैल्यू है y की, मीन वैल्यू y की क्या थी, 4 मीन वैल्यू थी, और हमने जो है इसको फाइंड आउट करना है कि इसको फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का इस से जो y का मीन है उससे जो है वो डिस्टेंस कितना है। तो y का मीन जो है वो ये बता रहा है कि हर ऑब्जर्वेशन का y से डिस्टेंस कितना है, हर ऑब्जर्वेशन का y से डिस्टेंस कितना है। तो मीन वैल्यू को एक्सप्लेन कर रहा है कि x और y का मीन हमने क्यों कैलकुलेट किया, उसको जो है वो पिक्चर की फॉर्म में आपको दिखा रहा है। जी समझ आई ये बात? जी ये सर। बात समझ है? हाँ जी बोलें। यस सर। जी सर। अच्छा, यस सर। अब ये जो डिफरेंस है जो अभी हमने पिक्चर की फॉर्म में देखा, अब इस डिफरेंस को वो फार्मूले में कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अभी ये जो डिफरेंस है ये हमने पिक्चर की फॉर्म में देखा, ठीक है। अब जो है वो x का 1 - 3, 1 - 3 - 2, तो ये डिस्टेंस है x का जो है वो ये पहली ऑब्जर्वेशन से, तो ये -2 का डिस्टेंस है। तो देखें
ये जो है वो x माइनस एक्स बार से हमें क्या मिल गया -2। -2 कैसे मिला, 1 - 3 -2 आ गया, 2 - 3 -1 आ गया, 3 - 3 0 आ गया, 4 - 3 1 आ गया, 5 - 3 2 आ गया। तो x के मीन से जो डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट करके लिख दिया, और इसी तरह y के मीन से जो डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट करके लिख दिया। ठीक है, तो y के मीन से जो डिस्टेंस है 2 - 4 -2, 4 - 4 0, 5 - 4 1, 4 - 4 0, 5 - 4 1। तो y के मीन से जो डिस्टेंस था हर ऑब्जर्वेशन का वो हमने कैलकुलेट करके लिख दिया। अब आप देखें कि डिस्टेंस माइनस में तो नहीं होता, क्या ख्याल है? जी सर स्क्वायर लेके। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब भी आप कोई डिफरेंस निकालते हैं तो उस डिफरेंस को और उसका माइनस का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए या तो उन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, मसलन या तो x माइनस एक्स बार की हर वैल्यू को y माइनस वाई बार की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, या आमतौर पर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेकर उसको जो है वो आगे यूज़ किया जाता है। तो स्क्वायर लेने का मकसद ही ये होता है कि मीन के इफेक्ट नेगेटिव वैल्यू के इफेक्ट को ख़त्म कर दें। देखें, अगर हम नेगेटिव वैल्यू के इफेक्ट को ख़त्म नहीं करेंगे तो x माइनस एक्स बार को हम सम कर लेंगे ऐसे ही, तो ये हमें ज़ीरो वैल्यू देगा। इसी तरह y माइनस वाई बार की वैल्यू को हम सम कर लेंगे तो ये हमें ज़ीरो वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि मीन वैल्यू से डिफरेंस लेने के बाद यहाँ तो स्क्वायर लिया जाता है फार्मूला में, या जो है वो उसको किसी और वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसे ही देखा है ना आपने? तो यह है आपकी ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है? अच्छा, चलें आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें कि ये कैलकुलेट जो है वो दोबारा उसने जो है वो रेग्रेशन लीनियर रेग्रेशन मॉडल की जो इक्वेशन है वो उसने लिखी, y हैड इज़ इक्वल टू b0 प्लस b1x, ये इसने जो है यहाँ पर लिखा। अब इसमें से जो है वो कैलकुलेट क्या करने जा रहा है, b1 को, स्लोप ऑफ द लाइन को, स्लोप ऑफ द लाइन को जो है ये कैलकुलेट करने जा रहा है। उसके लिए इसने क्या किया, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ले लिया, वही काम किया। स्क्वायर क्यों लेते हैं, नेगेटिव इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 0 1, ये सारे स्क्वायर आपको आते हैं कैलकुलेट करने। इन सब को जो है वो आपने सम कर लिया, सम से मुराद सिग्मा ले लिया। ठीक है, और इसी तरह x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पर लिख दिया, इसका भी जो है वो आपने सम ले लिया। अब b1 का स्लोप ऑफ द लाइन को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाई y माइनस वाई बार का सम ऑफ x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाई y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स बार स्क्वायर सम, या सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो ये आपने जो है इससे जो है इसे डिवाइड कर दिया। ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास थी, x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाई y माइनस वाई बार का जो सम था वो 6 आया था आपके पास, वो आपने 6 लिया, और x माइनस एक्स बार स्क्वायर का जो सम आया था वो 10 लिया। 6 डिवाइडेड बाई 10, ये 0.6 आपके पास जो है ये वैल्यू आ गई। 0.6 वैल्यू जो है ये अब आपकी किसकी कैलकुलेट हो गई, b1 की। जी समझ आई बात? अब यहाँ पर जी सर समझ आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर एक और क्वांटिटी आ गई, एक और इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू आ गई, और वो वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पर हमारे पास जो है वो b1 भी कैलकुलेट हो गया। b1 हमारे पास जो है वो क्या आया, 0.6, 0.6। तो ये 0.6 जो है ये b1 आ गया। x ऑलरेडी हमारे पास 3 था, x हमारे पास 3 था, और उसके बाद जो है b0 अभी भी हमने कैलकुलेट नहीं किया, और उसके बाद हमारे पास जो है वो y क्या था, y हमारे पास जो है वो 4 था। तो अब हमारे पास क्या एक ही वेरिएबल चीज़ रह गई ना, एक ही अननोन चीज़ रह गई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जब एक अननोन रह जाए तो उसको कैलकुलेट किया जा सकता है ना, बोलें? यस सर। 0.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से माइनस कर देंगे तो b1 कैलकुलेट हो जाए, b0 कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
सर हो जाएगा। जी सर। हाँ, तो इस तरह आप जो है वो B0 को भी अब कैलकुलेट कर लेंगे। जब आपने B1 कैलकुलेट कर लिया तो अब B0 में के कैलकुलेशन के लिए जस्ट आपने एस्टिमेटेड y की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है जो कि 4 आई थी और x की वैल्यू 3 थी हमारे पास, और उसके बाद B1 की वैल्यू हमने 0.6 कैलकुलेट कर ली और B0 की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली पॉपअप होकर आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो B0 की वैल्यू अब आपने जो है वो कैलकुलेट कर ली और ये B0 जो है वो इसी तरह कैलकुलेशन आपको इसकी दिखा रहा है। तो B0 आपके पास 2.2 आया, 2 y एक्सिस में 2 से ज़रा सा ऊपर और ये 2.2 वाला पॉइंट है, तो ये आपका जो है वो क्या आ गया, B0 आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया। अब देखें आपके पास जो जहाँ से लाइन गुजरनी है वो वाला पॉइंट भी है और आपके पास जो है वो y इंटरसेप्ट भी है, आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन भी है। तो इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए आप जो है वो स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर सकते हैं। लाइन की इक्वेशन आपको पता है कि लाइन की इक्वेशन के लिए हमें जो है वो इन तमाम चीज़ों को की इनपुट हमारे पास होनी चाहिए। तो ये तमाम वो पॉइंट्स आ गए। अगर आपने जो है वो ग्राफिक्स का कोर्स पढ़ा हो अपने BS लेवल पर, तो उसमें लाइन को ड्रा करने के लिए स्लोप ऑफ द लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो उसको आपने जो है वो कैलकुलेट कर लिया, अब आप जो है वो लाइन को ड्रा कर सकते हैं। तो ये लाइन आपने जो है वो ड्रा कर ली। जी क्लियर होगी बात ये? जी सर हो गई। अच्छा, अब यहाँ तक हमारे इस मॉडल ने हमें क्या दिया, हमें जो है वो y एस्टिमेटेड की एक वैल्यू दी 4 और x हमारे पास वहाँ पर 4 के अगेंस्ट 3 था, तो ये वाला मीन पॉइंट हमने ले लिया, हमने स्लोप ऑफ द लाइन कैलकुलेट कर लिया, हमने जो है वो y इंटरसेप्ट को कैलकुलेट कर लिया। ये तमाम पॉइंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम इनकी मदद से क्या कर सकते हैं कि हर जो हमारे पास एक्चुअल ऑब्जर्वेशन थी 1,2, ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन थी, मॉडल क्या करेगा 1 के अगेंस्ट, मॉडल वैल्यू क्या प्रेडिक्ट करेगा, वाई हैट क्या प्रेडिक्ट करेगा, उसको अभी हमने कैलकुलेट करना है, ताकि हर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट हमारे पास लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो भी कैलकुलेट हो जाए, एस्टिमेटेड जो पॉइंट है रिग्रेशन लाइन का जो पॉइंट है वो भी कैलकुलेट हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास जो हर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन x की है उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम y हैड एस्टिमेटेड y जो है हर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट एस्टिमेटेड y जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा एक्चुअल y ये था और एस्टिमेटेड y जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है वो ये है। उन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, उन दोनों के बिटवीन जो है वो फ़र्क कितना है, वो हमें एरर की तरफ लेकर जाएगा कि हमारा मॉडल जो है वो एरर कितना प्रोवाइड कर रहा है और कितनी एक्यूरेट जो है वो प्रेडिक्शन कर रहा है। हमें इस मॉडल की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? ठीक है, समझ आ गई बात? फीडबैक दें यार, आप बोल नहीं रहे, सब बोल रहे हैं, क्या वजह होगी? घर में शर्मा रहे हैं? शर्माते हैं घर? मैं भी तो घर में बैठा हूँ, कितनी धड़ल्ले से बोल रहा हूँ, आपने देखा मेरी जुर्रत देखी है? सर आप नहीं समझ समझ। नहीं पा रहे, आपके अंदर कोई करेज ही नहीं है। सर आपकी जरूरत का सलाम। आप देखें मैं कितनी करेज से बोल रहा हूँ, ठीक है। और में क्यों शर्माएंगे? पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं आप, ना यस कह रहे हैं या नो कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे। सर नाश्ते की ब्रेक दे दो। तो यार नाश्ता करेंगे ना तो फिर ढीले पड़ जाएंगे। अभी ये पढ़ लो, मैं ये जैसी मॉडल ख़त्म होगा वैसे ही लेक्चर ही एंड कर दूँगा। हाँ ठीक कर दूँगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं नाश्ता कर लूँगा ना तो मुझसे बोला ही नहीं जाएगा। तो अच्छा, तो ये आप चलें, ये बात होगी क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब देखें हाउ टू कैलकुलेट द आर स्क्वायर। अब जो लीस्ट स्क्वायर मेथड था उसमें जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैलकुलेट कैसे करना है। अब हम इस पोजीशन में हैं कि इस रेशो को, इस आर स्क्वायर क्या है, बेसिकली एक रेशो का नाम है, इस रेशो को हम कैलकुलेट करेंगे। और इस रेशो का मकसद क्या है, ये एक मैट्रिक है, एक मेजरमेंट है जो हमें ये मेजरमेंट बता रही है कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है। तो बेसिकली आर स्क्वायर एक रेशो का नाम है, ये
हमारे पास ये जो रेग्रेशन लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं, इन एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का जो डिस्टेंस है एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ, ये इस डिस्टेंस को मेजर करने वाली रेशो का नाम है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले तो देखें, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू का उसके मीन से। ये देखें, ये मीन था, ये वाई एक्सिस के ऊपर मीन था। अब एक्स एक्सिस के मीन को भूल जाएं, हम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होते। हम इंटरेस्टेड किस में होते हैं? वाई एक्सिस के मीन में होते हैं, क्योंकि हमारी जो वाई प्रेडिक्शन होती है वो वाई प्रेडिक्शन वर्टिकली होगी ना, वाई होगा ना, यही होगा ना। तो इसलिए जो है हम जो है वो वाई एक्सिस के मीन में इंटरेस्टेड होंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो डिस्टेंस पहले मेजर करेंगे कि ये जो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आएंगी रेग्रेशन लाइन के ऊपर, इन रेग्रेशन लाइन के ऊपर जो एस्टिमेटेड पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, इनका अपने मीन से कितना डिस्टेंस है। इसी तरह ये जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ये जो ग्रीन वाली वैल्यूज़ हैं, इन ग्रीन वाली वैल्यूज़ को हमने एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस कहा हुआ है। इन एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस का मीन से वाई मीन से जब मैं मीन बोलूँ तो उससे मुराद वाई मीन ही है। वाई मीन से जो है वो कितना डिस्टेंस है। तो इन दोनों डिस्टेंसेस को लेकर हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, जिससे हमारे पास आर स्क्वायर जो है वो आ जाता है। और आर स्क्वायर की वैल्यू से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा है। तो हमने अब आर स्क्वायर की कैलकुलेशन की तरफ जो है वो जाना है। देखें, टेक द एक्चुअल वैल्यूज़ ले ली, डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल माइनस मीन, एक्चुअल वैल्यू का मीन वैल्यू से डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। एक्चुअल वैल्यूज़ आपके पास कौन सी हैं? वाई एक्सिस वाली, और मीन कौन सा है? वाई एक्सिस वाला। ठीक है, तो हर एक्चुअल वैल्यू वाई एक्सिस की, हर जो आपके पास एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में वाई एक्सिस की वैल्यू है, उसको उसके मीन से माइनस करके लिखें। और एस्टिमेटेड वैल्यू का क्या है? ये आपके पास इस लाइन के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं ये एस्टिमेटेड हैं। इन एस्टिमेटेड वैल्यूज़ के वाई हेड का, प्रेडिक्टेड वाई का, उसके मीन से जो डिस्टेंस है वो आपने कैलकुलेट करके लिखना है। तो इन एस्टिमेटेड वैल्यू का वाई हेड का, वाई एस्टिमेटेड का या वाई हेड कह लें, तो उसका जो डिस्टेंस है मीन से जो डिस्टेंस होगा उसको आपने जो है वो माइनस करके लिखना है। तो फिर आपने इन दोनों डिस्टेंसेस को क्या करना है? कंपेयर करना है, डिवाइड करना है। दोनों डिस्टेंसेस को लेकर एक डिस्टेंस को दूसरे डिस्टेंस से डिवाइड करना है, तो आर स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। एक्चुअल माइनस मीन के डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड माइनस मीन के डिस्टेंस से, तो हमारे पास आर स्क्वायर जो हमारा मैट्रिक है, जो हमारी मेजरमेंट है, जो कि हमें ये प्रोवाइड करती है मेजरमेंट कि हमारा ये मॉडल कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करेगा। तो इस मैट्रिक को देखते हुए हम डिसीजन लेंगे कि हमारा मॉडल बेहतर प्रेडिक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हम जो है यहाँ से आर स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखें कि सबसे पहले उसने क्या किया? एक्चुअल वैल्यू का, एक्चुअल वाई का मीन से डिस्टेंस लिखा। देखें, ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल वाई है। एक्चुअल वाई हमारे पास क्या है? 2 है, और उसका मीन क्या है? 4 है। 2 - 4 -2। इसी तरह एक्चुअल वाई हमारे पास जो है वो 4 है, 4 का 4 से डिस्टेंस 0। इसी तरह एक्चुअल वाई हमारे पास 5 है, 5 का मीन से डिस्टेंस 1 आ गया। ठीक है, एक्चुअल वाई हमारे पास 4 है, 4 का मीन से डिस्टेंस 4 से 4 - 4 0 आ गया। 5 का मीन से डिस्टेंस 5 - 4 1 आ गया। तो ये सारा जो है वो डिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट कर लिए। और अगर हम इन डिस्टेंसेस को ऐसे ही जमा कर लेंगे तो वो आपको बता रहा है कि ये डिस्टेंस 0 आ रहा है, तो इसलिए ऐसे जमा नहीं करते। इसकी लॉजिक पहले भी मैंने आपको बता दी। यहाँ तो डिस्टेंस को स्क्वायर लेकर जमा करते हैं, या फिर जो है वो किसी और वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके जमा करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में जब भी हम किसी भी वैल्यू को उसके मीन से कैलकुलेट कर माइनस करके लिखते हैं, तो उन तमाम वैल्यूज़ को ऐसे ही जमा नहीं किया जाता। ऐसे जमा करने से नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगी, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ वैल्यूज़ ऐसे होंगी जो मीन से ऊपर होंगी, कुछ वैल्यूज़ ऐसे होंगी जो मीन से नीचे होंगी। ऑब्वियसली ऐसे होगा, हर तरह के डाटा में ऐसे होगा। तो उसमें जो है वो हमें क्या मिलेगा कि नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगी। इसलिए वो आपको यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके दिखा रहा है कि ये डिस्टेंस आपने ऐसे ही जमा नहीं कर लेना, इससे आपको 0 वैल्यू मिल जाएगी। नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगी। बहरहाल ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब उसके बाद जो है इसने इसी लॉजिक को पहले दिया और फिर उसने कहा कि हमने इसको जो है वो स्क्वायर लेना है। y - y²
वाई माइनस वाई बार या वाई माइनस वाई मीन या वाई माइनस वाई बार का स्केयर आपने लिया, क्यों लिया? ताकि नेगेटिव वैल्यूज़ के इफ़ेक्ट को आप जो है वो ख़त्म कर सकें। जब नेगेटिव वैल्यूज़ के इफ़ेक्ट को ख़त्म किया तो इस स्केयर का सम आपके पास क्या आ गया? 6 आ गया। अगर हम वैसे सम ले रहे थे तो वो 0 आता है, और ये हमेशा हर स्टैटिस्टिकल फार्मूले में ऐसे हम जो है वो करते हैं जब भी किसी भी मीन वैल्यू को उसके से माइनस करते हैं। अब देखें, ये आपके पास y माइनस वाई स्केयर आ गया। अब आपने जो है, पहले तो बात यह है कि अब आपने एस्टिमेटेड वैल्यू को उसकी मीन से जो है वो माइनस करके लिखना है। तो अभी तो आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू ही नहीं है, अभी तो आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू ही नहीं है। एस्टिमेटेड वैल्यू आप निकालेंगे किस तरह? क्योंकि अब आपके पास जो है वो रेग्रेशन के फार्मूले के अंदर B0 भी अवेलेबल है 2.2, B1 भी अवेलेबल है 0.6 और x भी अवेलेबल है पहली ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट 1। इन सब को आपस में जो है वो मैनिपुलेट करके, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई करके आप जो है वो वाई हेड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला वाई हेड आपके पास क्या आ गया? 2.8। इसी तरह x की नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ले लें 2, यहाँ पर सिर्फ 2 रखें, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करें और प्लस कर दें 2.2, तो इससे जो है वो क्या होगा? इससे जो है वो वाई हेड जो है वो नेक्स्ट कैलकुलेट हो जाएगा 3.4। इसी तरह नेक्स्ट सारे वाई हेड जब आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगे तो ये आपके पास जो है वो एस्टिमेटेड वाई आ जाएंगे। ये वो सारे वाई आए आपके पास जो कि इस लाइन के ऊपर हैं। देखें, उसने पहला वाई एस्टिमेट कैलकुलेट किया, यहाँ पे लाइन के ऊपर डॉट लगा दिया। कैसे डॉट लगाया? कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आपके पास 1 है और एस्टिमेटेड वाई आपके पास 2.8 है, तो 2 से ज़रा सा ऊपर और 3 से थोड़ा सा कम आपने ये डॉट लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका 2.8 बन गया। तो इसी तरह उसने जो है वो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वाई एस्टिमेट निकाला 3.4, उसको भी यहाँ पे ड्रा कर दिया। 3.4 के अगेंस्ट जो है वो x क्या है? x जो है वो 2 है, तो 2 हमारे पास x है और 3.4 जो है ये हमारे पास y एस्टिमेटेड है। तो उसके बाद जो है ये हमारे पास 4 है, तो 4 हमारे पास y एस्टिमेटेड है, तो ये हमारे पास जो है वो y एस्टिमेटेड 4 है और ये किसके अगेंस्ट है? ये 3 के अगेंस्ट है, एंड सो ऑन। ये काम हमारा जो है वो इसी तरह चलता गया और हमने जो है इस रेग्रेशन लाइन के ऊपर सारे एस्टिमेटेड पॉइंट जो हैं वो ड्रा कर दिए, सारे एस्टिमेटेड पॉइंट जो हैं वो ड्रा कर दिए। जी, क्लियर होगी बात? बोलें यहाँ तक? जी सर। जी सर। जी सर क्लियर है। जी सब सर। बोलें। यस सर। जी सर क्लियर है। सर इन Yes, स्लाइड sir. को सर Yes, zoom yes, in sir. करें। जी सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। तो सर स्लाइड्स को थोड़ा सा जूम इन कर दें सर, थोड़ी सी साइज बढ़ा। हाँ यार, ये बात मुझे पहले बता देते हैं आप लोग। सॉरी, वेरी सॉरी, मैं तो ख्याल नहीं किया मैंने इसका। थैंक यू सर। अब फिर दोबारा से लेक्चर शुरू करूँ? नहीं सर, थैंक यू। अच्छा, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन जो आपने वाई एस्टिमेट की कैलकुलेट की वो आपने यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ड्रा कर दी। अब ये बात क्लियर होगी कि रेग्रेशन लाइन के ऊपर क्या चीज़ होती है? एस्टिमेटेड वाई होता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है, रेग्रेशन लाइन के ऊपर। क्लियर होगी ये सारी चीज़ें? रेग्रेशन लाइन क्लियर होगी ना अब कि रेग्रेशन लाइन क्या चीज़ होती है? तो ये हमारे पास जो है वो एस्टिमेटेड y माइनस वाई बार, एस्टिमेटेड y का उसके मीन से डिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट करना है। देखें, तय यही हुआ था कि हमने आर स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए 2 डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं, एक एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का उसके मीन से और एक डिस्टेंस जो है वो एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन का उसके मीन से, एस्टिमेटेड वैल्यू का उसके मीन से। तो ये 2 डिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट करने हैं, तो उन 2 डिस्टेंसेस की कैलकुलेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब हमने y एस्टिमेटेड को कैलकुलेट कर लिया, y एस्टिमेटेड का उसके मीन से जो डिस्टेंस है 2.8 माइनस 4, तो y एस्टिमेटेड का ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू है ये हमारे पास है 2.8 हमारे पास यहाँ पर y है और इसका इसके मीन से y मीन क्या है? 4 है, उसका जो डिस्टेंस है वो 2.8 माइनस 4, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और इसी तरह बाकी डिस्टेंसेस भी हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे और इनको यहाँ पर लिख देंगे, इसके नेगेटिव को इफेक्ट को भी हम ख़त्म करेंगे।
तो नेगेटिव के इफ़ेक्ट को अगर हम ख़त्म नहीं करते, वैसे ही इसको जमा करते हैं तो ज़ीरो वैल्यू मिलती है। नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगी। याद रखें कि मीन से कुछ वैल्यूज़ कम होंगी, कुछ ज़्यादा होंगी, तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देंगी। तो अब उसके बाद हमने वाई हेड माइनस वाई बार स्केयर ले लिया। ये स्केयर इसी वजह से लिया कि नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना था, फिर उसका सम किया तो वो हमें 3.6 मिल गया। अब ये सम हमारे पास जो है वो देखें, वाई एक्चुअल वैल्यूज़ का उसके मीन से सम करके भी हम स्केयर यूज़ करें और एस्टिमेटेड वैल्यू का उसके मीन से सम करके भी हम स्केयर यूज़ करें। अब जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू का उसके मीन से डिफरेंस लेकर स्केयर लेकर उसका सम करें तो दोनों तरफ हम जो है वो सेम काम कर रहे हैं। इसलिए जो है यहाँ पर अगर 6 है तो ये भी स्केयर का सम है, यहाँ पर अगर 6 है तो ये भी स्केयर का सम है। तो ये दोनों हमारे पास जो है वो स्केयर आ गए, इसीलिए इसे जो है वो लीस्ट स्केयर मेथड कहा जाता है। और यहाँ पर हमें जो है वो 3.6 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, और जो है हमारे पास आर स्केयर क्या आ जाएगा, 0.6। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू का जो मीन है उसके सम ऑफ स्केयर को डिवाइड करेंगे एक्चुअल वैल्यू के मीन के सम ऑफ स्केयर से। तो इस तरह हमारे पास जो है वो आर स्केयर जो है वो क्या आ जाएगा, आर स्केयर हमारे पास जो है वो 0.6 आ जाएगा। जी क्लियर हुई बात। अब 0.6 किस तरह इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है कि ये मॉडल एक्यूरेट है कि नहीं एक्यूरेट, इसके लिए मैं अगली डायग्राम आपको दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। देखें, आर स्केयर की वैल्यू जितनी ज़्यादा 1 के करीब होगी, 1 से मुराद क्या है, 1 से मुराद क्या, 1 कब आएगा, चलें अभी फ़िलहाल आप ये देखें कि यहाँ पर रिजल्ट 1 कब आएगा, मुझे इतना बताएं। 0.6 आया ना अभी रिजल्ट 1 कब आएगा, बोलें, वो बोलें तो सही। दोनों सर वैल्यूज जब इक्वल हो जाएंगी। वैल्यू सर जब इक्वल एक्चुअल करेंगे या अब हाँ, अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा रिजल्ट। हाँ जी ऐसे ही है। अगर हम 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। जी सर। अगर दोनों वैल्यूज जो हैं हमारे पास, जो एक्चुअल वैल्यू का उसके मीन से जो डिफरेंस और सम ऑफ स्क्वायर है वो अगर वो भी 6 आता है, और एस्टिमेटेड वैल्यू का उसके मीन से जो डिफरेंस और सम ऑफ स्क्वायर है वो भी 6 आता है, दोनों वैल्यू 6 हो जाती हैं, तो हमारे पास आर स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। और उस सूरत में हम क्या कहेंगे, उस सूरत में हम ये कहेंगे कि एक्चुअल वैल्यू का एस्टिमेटेड वैल्यू से कोई डिस्टेंस नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ये मैच करती हैं। तो ये कहा जाता है कि आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज़्यादा 1 के करीब होगी उतना मॉडल जो है वो बेहतर प्रेडिक्ट कर रहा होगा, और जितनी ज़्यादा 1 से दूर होगी उतने मॉडल की प्रेडिक्शन जो है वो रॉन्ग होगी। तो ये मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया हुआ है ये बात। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है वो एक्चुअल जो ग्रीन ऑब्जर्वेशंस हैं वो गोल्डन ऑब्जर्वेशंस के करीब भी हैं और थोड़ी सी दूर भी हैं, तो आर स्क्वायर 1.6 आया। और अगर ये बहुत ज़्यादा करीब हों गोल्डन, यहाँ पे भी गोल्डन है इस दूसरी डायग्राम में, यहाँ पे भी गोल्डन भी हैं और जो है वो ग्रीन ऑब्जर्वेशंस भी हैं, मगर ग्रीन ने गोल्डन को कवर अप किया हुआ है, बहुत करीब तरीन है ये आपस में। तो इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर इस तरह के मॉडल में क्या आएगी, 0.9 आएगी। और जहाँ पर ये बिल्कुल क्लोज होंगी, बिल्कुल एक दूसरे के जो है वो बिल्कुल साथ होंगी और एक दूसरे के जो है वो कवर अप किया हुआ होगा इन्होंने, वहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 1 आएगी। और जहाँ पर एस्टिमेटेड और एक्चुअल वैल्यूज़ के बिटवीन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू 0 के करीब होगी। ठीक है, तो एक फार्मूला अपने जहन में रख लें कि अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के करीब है तो इसका मतलब यह है कि एग्जैक्टली सेम है, हमारे पास जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है और जो एस्टिमेटेड वैल्यू हमें मॉडल प्रोवाइड कर रहा है वो दोनों जो हैं वो सेम हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और वो जितनी ज़्यादा 1 से दूर होती चली जाएगी उतना मॉडल जो है उसके अंदर एरर होगा। लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू, यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.02 है, तो ये शो कर रहा है कि लार्ज डिस्टेंस है, डिस्टेंस कम नहीं है। एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का एक्चुअल वैल्यू से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मॉडल की प्रेडिक्शन गलत हो सकती है,
गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं मॉडल की प्रेडिक्शन के। ठीक है, समझ आ गई बात? बोलें। यस सर। जी सर। जी सर। यस सर समझ जी आया। सर। यस सर। सर समझ आ गया। अच्छा, अब सर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बोलें। नहीं यार, बोल के चुप कर जाते हैं। अच्छा, ये नो रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल एंड द एस्टिमेटेड वैल्यूज़। तो अगर जो है वो एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ के बिटवीन डिस्टेंस इतना होगा और आर स्क्वायर, जाहिर बात है उस सूरत में ज़ीरो आए, तो इसका मतलब यह है कि दोनों के बिटवीन जो है वो कोई रिलेशनशिप नहीं है और मॉडल जो है वो सही प्रेडिक्शन जो है वो नहीं कर रहा। यहाँ तक बात बताएं कि आपको क्लियर हुई है ये बात? बोलें। जी सर फिर क्लियर है। अब मैं अगली बात करने लगा हूँ। जी सर क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, एक और टर्म होती है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट जो है वो कैसे निकालते हैं? ये तो था आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो बेसिकली कंपैरिजन है एक्चुअल वैल्यू का उसके मीन से के डिस्टेंस का, हम कंपेयर करते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू के उसके मीन के डिस्टेंस से। तो इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन को, इन दोनों चीज़ों की रेशो को हम आर स्क्वायर बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड एरर कितना है, तो एरर को कैलकुलेट करना है। अब हमने एरर देखें, अगर किसी चीज़ का एरर 0 होगा तो वो कम एरर होगा या ज़्यादा एरर होगा? अगर हम कहेंगे कि एरर स्टैंडर्ड एरर 0 आया है तो वो कम एरर होगा या ज़्यादा एरर होगा? सर कम होगा। कम होगा। अब एरर को आपने आर स्क्वायर की तरह नहीं सोचना, ठीक है? आर स्क्वायर बेसिकली रेशो का नाम था, रेशो थी। हम जो है वो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करके आर स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे थे। इसलिए अगर वो रेशोज बराबर हो जाती थी तो हमें 1 वैल्यू मिल जाती थी। तो जितनी वैल्यू जो है वो आर स्क्वायर की 1 के क्लोज होती थी, हम कहते थे कि एस्टिमेशन उतनी बेटर है, और जितनी वो 0 के करीब होती थी हम कहते हैं कि एस्टिमेशन उतनी जो है वो रॉन्ग है। तो वो बेसिकली एक रेशो का नाम है, ठीक है? और यहाँ पर जो ये जो स्टैंडर्ड एरर है, एरर हम जो है वो बोलते हैं, अगर 0 बोलते हैं, अगर एरर 0 के करीब होगा तो वो एरर कम होगा, अगर एरर 0 से बड़ी वैल्यू आएगी स्टैंडर्ड एरर की तो लाजमी बात है कि एरर जो है वो ज़्यादा होगा। अब देखें कि हमारे पास एरर क्या है। एरर बेसिकली एक्चुअल वैल्यू का एस्टिमेटेड वैल्यू से डिस्टेंस है। हर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का उसकी एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंस है। पहली एक्चुअल वैल्यू का उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू से डिस्टेंस, दूसरी ऑब्जर्वेशन का उसकी एक्चुअल वैल्यू का उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू से डिस्टेंस, तीसरी जो है वो एक्चुअल वैल्यू का उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू से डिफरेंस, चौथी एस्टिमेटेड वैल्यू का उसकी एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस, ठीक है? तो ये पांचवी एस्टिमेटेड वैल्यू का उसकी एक्चुअल वैल्यू से जो है वो डिफरेंस। तो ये सारे जो हैं वो डिफरेंसेस जो हैं यहाँ पर उसने जो है वो हमें कैलकुलेट किए हुए हैं। एरर जो है वो बेसिकली इस चीज़ का नाम है, और ये डिस्टेंसेस हम जो है वो कैलकुलेट जो है वो करेंगे। तो स्टैंडर्ड एरर में हम जो है वो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एरर बेसिकली जो है वो हर ऑब्जर्वेशन का हर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन से जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो जो है वो बताता है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि आर स्क्वायर के बारे में क्या है, कि आर स्क्वायर बेसिकली आपको क्या बताता है, आर स्क्वायर आपको जो है वो रेशो का नाम है, और ये रेशो क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू के उसके मीन से डिस्टेंस को हम जब हम डिवाइड करते हैं एक्चुअल वैल्यू को उसके मीन के डिस्टेंस से, तो तब हमारे पास आर स्क्वायर कैलकुलेट होता है। तो इन दोनों के बिटवीन डायग्राम के थ्रू, पिक्चर के थ्रू आपको बता रहा है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट में क्या है और आर स्क्वायर में क्या है। अब पहले हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं, फिर इसके ऊपर जो है ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बहरहाल ये हमें पता है कि एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन है गोल्डन वाली, और ग्रीन वाली एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है। इन दोनों के बिटवीन जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये एरर कहलाता है। तो मीन स्क्वायर एरर भी इसको हम बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी कहते हैं, ठीक है? और मीन स्क्वायर एरर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी मीन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर आप जो हैं वो
मीन जो है वो कैसे इन्वॉल्व होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप ये देखें कि आपके पास जो है वो एस्टिमेटेड एक्चुअल एक्स, एक्चुअल वाई, एस्टिमेटेड वाई, ये सारा कुछ आपने कैलकुलेट किया हुआ है। एस्टिमेटेड वाई का जो है वो हर एक्चुअल वाई से डिस्टेंस, तभी ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस निकलेगा ना। देखें ये एक्चुअल वाई है हमारे पास, एक्चुअल वाई हमारे पास क्या है 2, और एस्टिमेटेड वाई यहाँ पर हमारे पास क्या है 2.8। तो 2 माइनस 2.8 या 2.8 माइनस 2, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आपने एट दी एंड स्क्वायर लेना ही होता है। तो y माइनस वाई हेड लिख दें या y हेड माइनस वाई लिख दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट दी एंड आपने स्क्वायर लेकर ये सारा जो है वो प्लस और माइनस का केस को बराबर कर देना होता है। तो बहरहाल इन दो पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हर ऑब्जर्वेशन का आपने कैलकुलेट करके लिख दिया। पहली ऑब्जर्वेशन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आपके पास, उसमें y क्या था 2 था, और दूसरी पहली एस्टिमेटेड में आपके पास y क्या था 2.8 था। तो 2 माइनस 2.8 ये आपके पास क्या आ गया -8, -0.8 आ गया, या इसको जो है वो 2.8 माइनस 2 कह लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब जो है वो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि एट दी एंड आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, नेगेटिव के इफेक्ट को आपने इसको ख़त्म कर देना है। तो y हेड माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपने जो है वो स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद आपने इनको जमा किया, ये आपके पास जो है वो 2.4 आ गया। तो एस्टिमेटेड y का एक्चुअल y से आपने स्क्वायर लिया और सम किया, सम ऑफ स्क्वायर किया, ठीक है। एस्टिमेटेड y का एक्चुअल y से आपने जो है वो सम ऑफ स्क्वायर किया, और उसको जो है आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 पे डिवाइड कर दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 डिमेंशनल ग्राफ के अंदर हमारे पास 2 होता है, ठीक है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो हैं वो 5 थी, और उसमें से हम जो है हमने 2 माइनस कर दिया, तो n-2, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया, और स्क्वायर रूट इसका इसलिए लिया कि हमने जो है इसका पहले स्क्वायर लिया हुआ था, आर स्क्वायर में स्क्वायर रूट इसलिए नहीं लिया हुआ था कि दोनों क्वांटिटीज जिनको हम कंपेयर कर रहे थे दोनों का स्क्वायर लिया हुआ था, दोनों सेम स्केल पर थी। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो जो है ये सेम स्केल पर लाने के लिए इसका हमने जो है वो स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट लिया 2.4 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारे पास जो है वो 0.89 आ गया। अब ये जो 0.89 है इसको आप देख लें कि क्या ये 0 के करीब है या 1 के करीब है, बोलें 1 के करीब है, इसलिए जो है वो एरर ज़्यादा है, ठीक है। तो और अगर ये जितना ज़्यादा 0 के करीब होता उतना एरर जो है वो कम होता, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड एरर के मतलब फिर मैंने थोड़ा सा गूगल करके लिखा था ताकि आपको जो है वो मज़ीद मैं समझा सकूँ। स्टैंडर्ड एरर की जो डेफिनेशन थी वो ये है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट इज़ द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन मेड अराउंड द कंप्यूटेड रेग्रेशन लाइन। रेग्रेशन लाइन की के ऊपर जो एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन है उसका जो है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से कितनी वेरिएशन है वो बताता है। सिंपली इट इज़ यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द प्रेडिक्शंस मेड विद द रेग्रेशन लाइन। रेग्रेशन लाइन के ऊपर जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसका एक्चुअल वैल्यू से जो डिस्टेंस है उसकी जो वेरिएशन है वो हमें ये बताता है। अब अगला पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ये भी ज़रा पढ़ते हैं ताकि आपको मज़ीद जो है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट क्लियर हो जाए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? किसी चीज़ का अपने मीन से जो डिस्टेंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। यही होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन? जी सर। किसी भी क्वांटिटी का अपने मीन से जो डिस्टेंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, इन दोनों में जो है वो क्या फ़र्क है वो बताने की कोशिश कर रहा है, उस तरफ से आपको जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है। लाइकवाइज, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है? विच मेजर द वेरिएशन इन द सेट ऑफ द डाटा फ्रॉम इट्स मीन। तो हर जो वैल्यू है, हर जो ऑब्जर्वेशन है उसका उसके जो मीन से जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। द स्टैंडर्ड एरर क्या है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट क्या है? आल्सो मेजर द वेरिएशन इन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वाई फ्रॉम द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द वाई, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू का प्रेडिक्टेड वैल्यू से जो वेरिएशन है उसकी, जो उसका उससे डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस का टर्म यूज़ नहीं वो कर रहा, वेरिएशन कह रहा है, वेरिएशन या डिस्टेंस एक ही बात है, तो उसको हम जो है वो स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर और जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन लाइकवाइज वो कह रहा है, ठीक है,
इसी तरह जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन से जो ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। और जो स्टैंडर्ड एरर है इसमें क्या है कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन से या प्रेडिक्टेड ऑब्जर्वेशन से जो डिस्टेंस है वो जो है वो स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। इट इज़ कंप्यूटेड एज द स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। हेयर द डेविएशंस आर द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एवरी डॉट फ्रॉम द लाइन ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो है वो बात समझ आई, कितनी खूबसूरत बात उसने लिखी हुई है। जिन लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन समझ होगा वो यहाँ समझ आ गया होगा मेरी इस बात से, ठीक है, उनको ये बात बड़ी अच्छी लगी होगी। जी समझ आई है ये बात स्टैंडर्ड एरर की? जी सर। जी सर। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट क्या है? अब द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, अगर स्टैंडर्ड एरर कम आएगा, मैं कहता हूँ कि एक कोड के अंदर ले लेते हैं, हम लोग कोड से बेहतर समझते हैं। एक सोर्स कोड के अंदर जो है वो 2 एरर्स हैं, एक सोर्स कोड के अंदर 1 एरर है, एक सोर्स कोड के अंदर 0 एरर है, तो कौन सा सोर्स कोड बेटर है? 0 वाला। तो इसी तरह जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ एरर ऑफ एस्टीमेट, द क्लोजर आर द डॉट्स टू द रेग्रेशन लाइन। रेग्रेशन लाइन के ऊपर जो एस्टिमेटेड वैल्यू हैं उनका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंस अगर कम होगा तो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कम आएगी। बेटर इज द एस्टिमेट बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इफ द स्टैंडर्ड एरर इज 0, अगर स्टैंडर्ड एरर 0 आ जाए, then there is no variation corresponding to the computed line and the correlation will be perfect। correlation से मेरा कि दोनों के बिटवीन जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल से जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जी समझ आ गई बात? सर एरर जितना कम होगा तो हम कहेंगे कि हमारा मॉडल की प्रेडिक्शन ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, अब इस में हमने आर स्क्वायर और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट को समझा और रेग्रेशन के सारे प्रोसेस को समझा। यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई बात रिपीट करवानी हो आपने तो बताएं मुझे। सर आर स्क्वायर में हम ऐसे करते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यूज़ का डिस्टेंस होता है वाई से और जो एस्टिमेटेड वैल्यू का डिस्टेंस होता है वाई से, उनको कंपैरिजन किया जाता है ना? हाँ जी, जो एक्चुअल वैल्यू है आपके पास y, उसको हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होता है y से, उसके मीन से, उसके मीन से जो डिस्टेंस है उसको हम कंपेयर करते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू का, उसके जो एस्टिमेटेड वैल्यू को y हेड से जाहिर करते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू y हेड का जो डिस्टेंस है y बार से, y के मीन से, तो उसको हम जो है वो कैलकुलेट करके इन दोनों रेशोज़, इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं या इनकी रेशो ले लेते हैं। कंपैरिजन से मुराद ये है कि इनको एक दूसरे पे डिवाइड करके एक रेशो बना लेते हैं, तो उससे जो है हम जो है वो आर स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है सर। जबकि स्टैंडर्ड एरर ये है कि एक ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस एस्टिमेटेड उससे रेलिवेंट, उसकी रिस्पेक्टिव जो एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन है उससे उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो डिफरेंस लेते हैं। उस डिफरेंस का फिर स्क्वायर ले लिया जाता है, फिर उसको जमा कर दिया जाता है, फिर उसको जो है वो जमा करने के बाद जो है उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डायमेंशनल ग्राफ के अंदर 2 होता है, या 2 जब हमारे पास क्वांटिटीज हों तो 2 होता है, तो उससे 5 - 2 करके हमने स्क्वायर रूट लेकर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट आ गया। जी बात क्लियर हो गई? जी सर। जी सर। अच्छा जी, अब हमने इस चीज़ को जो है वो आर लैंग्वेज के ऊपर कैसे अप्लाई करना है इसको देखते हैं। ये उस दिन वाली बात जिस दिन हमने जो है वो ये काम किया था कि जनाब ये हमने जो है वो काम किया था कि डाटा के अंदर से जो है वो गार्बेज को, नल वैल्यूज़ को ख़त्म किया था, और फिर हमने जो है वो उसी के अंदर जो है वो नल वैल्यू को ख़त्म किया था, मीन वैल्यू को लेकर आए थे, ठीक है, और फिर हमने जो है वो लेवलिंग की थी, फैक्टराइजेशन की थी,
कैटेगराइजेशन की थी, ठीक है, वो भी हमने कर लिया था। फिर हमने डाटा को प्रोसेस किया था, करने के लिए उसको 2 सेट्स में डिवाइड किया था, ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट, ताकि ट्रेनिंग सेट के ऊपर हम अपने मॉडल को ट्रेन करें और टेस्ट सेट के थ्रू हम अपने मॉडल को चेक करें कि क्या हमारा मॉडल एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के करीब तरीन रिजल्ट देता है कि नहीं देता। तो ये भी हमने काम कर लिया था। उसके बाद हमने जो है वो स्केलिंग भी की थी, स्केलिंग भी मैंने करवाई थी ना आपको, स्केलिंग मैंने दूसरी स्लाइड, हाँ स्केलिंग मैंने दूसरी स्लाइड में बनाई थी, वो उसकी स्लाइड, तो वो भी मैंने जो है वो आपको करवा दी थी। स्केल करना 2 वैल्यूज़ को बहुत सारे मॉडल्स में ज़रूरी होता है, क्योंकि एक वैल्यू बहुत कम होती है, दूसरी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। तो जो वैल्यू बहुत बड़ी होती है वो डोमिनेंट हो जाती है लोअर वैल्यू के ऊपर, तो उनकी डोमिनेशंस को ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो स्केलिंग करनी पड़ती है। तो स्केलिंग जो है का प्रोसेस हमें जो है वो करना पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि रेग्रेशन मॉडल हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसके लिए आपने कौन सा डाटा सेट लेना है। देखें, ये जो भी कोर्स है, ये कोर्स जो है वो मैं बेसिकली एक कोर्स को फॉलो कर रहा हूँ, उसी को के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। ये superdataScience.com मशीन लर्निंग, यहाँ से जाकर आपने अपना हर डाटा सेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मुझसे पूछें कि ये मेरे पास डाटा नहीं है या ये नहीं है। तो superdataScience.com/machine-learning, तो machine-learning, तो ये यहाँ से जाकर आप जो हैं वो अपना डाटा सेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखें, इसके आगे मैंने लिखा हुआ है डाटा सेट, तो डाटा सेट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं जो डाटा सेट की बात कर रहा हूँ, वो डाटा सेट जो मैंने भी डाउनलोड किया हुआ है, तो वो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि ये सैलरी डाटा सेट है। ये लीनियर रिग्रेशन के अंदर आपको लीनियर रिग्रेशन का जो सुपर डाटा साइंस का टॉपिक होगा उसमें ये डाटा सेट मिल जाएगा। ये सैलरी डाटा सेट है। सैलरी डाटा .csv फाइल है, और ये फ़ाइल आपको क्या प्रोवाइड करती है, ये फ़ाइल आपको बेसिकली ये इंफॉर्मेशन 2 कॉलम्स में प्रोवाइड करती है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी, कि अगर किसी भी पर्सन का इतने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होगा तो उसकी सैलरी ये होगी, 1.1 होगा तो सैलरी ये होगी, 1.3 होगा तो सैलरी ये होगी, 1.4। अब हमें ये क्यों चाहिए? देखें, इंटरव्यूज़ के अंदर अक्सर लोग आते हैं, वो हम अपनी कंपनी के अंदर इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, वो कहता है जी कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 6.5 ईयर्स का है और मेरी सैलरी ये है। अब हमारे पास 6 ईयर की एक्सपीरियंस की भी सैलरी है, 6.8 की भी सैलरी। हम अपने मॉडल को उसकी एक्सपीरियंस की इनपुट करते हैं 6.5 ईयर्स, और हम कहते हैं कि जनाब इसकी एस्टिमेटेड सैलरी बताओ कि क्या होनी चाहिए। वो मॉडल हमें जो है वो इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करके ये एस्टिमेट बताता है कि 6.5 पे सैलरी क्या होनी चाहिए। देखें, दोनों चीज़ों में हमारा लॉस हो सकता है। अगर एक बंदा जो है कहता है जी कि मैं तो बहुत एक्सपीरियंस आदमी हूँ, जैसे हमारे यहाँ बहुत हम इंटरव्यूज़ के अंदर तो कहते हैं जी कि हम तो आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगे, और जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है हम कहते हैं नहीं अब जॉब मिल गई है तो अब सैलरी तो मिल जाए मगर काम ना करना पड़े, ऐसे ही है ना। तो सैलरी मिल जाए, काम ना करना पड़े। तो हमें ये देखना है कि एक एक्सपीरियंस बंदे को हम लूज़ भी नहीं करना चाहते, मगर उसको ज़्यादा सैलरी, जो उसकी सैलरी बनती है वही हम देना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं जी मेरा 6.5 ईयर एक्सपीरियंस है और वो बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस से अगेंस्ट सैलरी मांग लेता है, तो तब भी हमें जो है ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें इस बंदे को ये सैलरी ऑफ़र नहीं करनी, ये इसकी एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा सैलरी है। और अगर जो है वो कम सैलरी देंगे तो ज़ाहिर बात है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करेगा, जिससे क्या होगा कि एक एक्सपीरियंस बंदा हम लूज़ कर बैठेंगे। तो इसलिए हमें जो है वो सैलरी ऑफ़र करते वक्त बहुत एहतियात से काम लेना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छे बंदा, अगर एक अच्छे एक्सपीरियंस वाला पर्सन है तो उसको हम लूज़ ना कर दें कम सैलरी ऑफ़र करके, या एक कम एक्सपीरियंस वाले बंदे को ज़्यादा सैलरी ऑफ़र करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक जो है वो बोझ क्रिएट ना करें। तो एक्सपेंसेस के हवाले से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरलोड ना कर दें।
तो इन दोनों बातों को हमने जो है वो देखना है। इसके लिए हमें जो है वो मॉडल डेवलप करना है। अब हमारे पास दो ही फैक्टर्स हैं, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सैलरी हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम जो है वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इनपुट करके उसकी सैलरी जो है वो मॉडल से प्रेडिक्ट करवाना चाह रहे हैं। अब आप कहेंगे कितने सालों की तो सैलरी है आपके पास? हाँ बिल्कुल सैलरी तो है हमारे पास, मगर कोई अगर ऐसा साल आ जाए, कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो हमारे पास ना अवेलेबल हो, तो उसकी प्रडिक्शन के लिए फिर हम अपने मॉडल को यूज़ करेंगे। जी बात क्लियर हो गई? जी सर। यस। अब आप जो है वो CSV फाइल डाउनलोड कर लेंगे या मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप जो है वो CSV फाइल को डाउनलोड करने के बाद, आप अभी डाउनलोड करने तो नहीं बैठे हुए, मेरी बात सुन रहे हैं ना? जी सर। जी सर। मतलब ये मेरी प्रेडिक्शन है आपको स्टडी करते हुए कि बहुत सारे बच्चे सुपर डाटा साइंस पर गए हुए होंगे। क्या मैं सही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ? तो ये जो है, आप प्लीज़ ज़रा मेरी बात को सुने और बाद में जाइएगा सुपर डाटा साइंस पर। तो ये आप लोग जो हैं वो फाइल डाउनलोड कर लेंगे, read.csv से इसको रीड कर लेंगे। आप जो है वो इस फाइल को रीड आउट कर लेंगे और जो है वो रीड आउट करने के बाद जो है आप इसको एक मिनट ज़रा आवाज़ को मैं ठीक करता हूँ। अच्छा, ये जो अब ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, अच्छा, सही आ रही है। अच्छा, ये जो भी है आपने नल वैल्यू जो, अगर इसमें तो नल वैल्यूज है नहीं ना डाटा की कोई और, आपने जो है वो कुछ और करना है। आप इसके अंदर जो है वो दो डाटा सेट्स के अंदर डाटा को डिवाइड कर सकते हैं और ट्रेनिंग सेट में और टेस्ट सेट में डिवाइड करने के बाद देखें आपने यहाँ पर जो मॉडल यूज़ करना है वो है LM का फंक्शन है। LM जो है वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल को प्रोड्यूस करता है ये फंक्शन। इसका जो है वो एक पैरामीटर है फार्मूला नेम्ड पैरामीटर है। फार्मूला इज इक्वल टू सैलरी टिल्ड का साइन ईयर्स एक्सपीरियंस। देखें सैलरी वो वेरिएबल का नाम लिखना है जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो सैलरी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक ही होगा हमेशा। और टिल्ड का साइन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास क्या है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो टिल्ड के साइन के राइट हैंड साइड पर आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम लिखना है और टिल्ड के साइन के लेफ्ट हैंड साइड पर आपने डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, कॉमा डाटा कहाँ से प्रोवाइड किया जाए, डाटा इज इक्वल टू ट्रेनिंग सेट। आपने ये जो डाटा दो लिस्टों में डिवाइड किया हुआ है, ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट, इसमें से आपने ट्रेनिंग सेट से डाटा लेना है और डाटा लेकर आप जो है ये मॉडल को कह रहे हैं कि वो कहाँ से डाटा यूज़ करे, वो ट्रेनिंग सेट वाले डाटा फ्रेम में से डाटा को यूज़ करे। ट्रेनिंग सेट का जो डाटा फ्रेम है यहाँ से डाटा को वो यूज़ करे और ये डाटा जो है वो आप अपने इस मॉडल को ट्रेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये आपने जो है वो एक क्या किया, एक रेग्रेसर जनरेट कर लिया, एक मॉडल जनरेट कर लिया। और इस मॉडल को हमने कैसे जनरेट किया, LM के मेथड के अंदर लीनियर रिग्रेशन मॉडल इम्प्लीमेंटेड है और उसको हमने जो है ये पैरामीटर्स पास करके जनरेट कर लिया। ये रेग्रेसर आपका जो जनरेट हुआ, ये एक मॉडल उसने जनरेट कर दिया। अब इस मॉडल के अंदर हमने जो भी प्रेडिक्शंस करनी है, अब यहाँ पर देखें प्रेडिक्ट का मेथड आप यूज़ करेंगे। प्रेडिक्ट के मेथड में पहला आर्गूमेंट आप क्या पास करेंगे, वो रेग्रेसर, वो मॉडल जो आपने जो है वो डेवलप किया है उस मॉडल को आप पास करेंगे और इसका एक पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर है न्यू डाटा। न्यू डाटा में आप क्या प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सेट। टेस्ट सेट में आप जो है वो डाटा को प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको वाई प्रेडिक्ट जो है वो निकाल देगा। हर सैलरी के अगेंस्ट एस्टिमेटेड सैलरी जो है वो कैलकुलेट करके आपको जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो आपके पास टेस्ट सेटा में एक्चुअल सैलरीज भी हैं
और एस्टिमेटेड सैलरीज भी जब आपके पास आएंगी तो आप उससे अंदाज़ा कर लेंगे कि दोनों का जो है वो डिफरेंस जो है वो क्या है। ठीक है, प्रेडिक्ट का मेथड में हम जो है वो मॉडल को प्रोवाइड करते हैं, जिस मॉडल को हमने जो है वो ट्रेंड किया है वो मॉडल हमने रेग्रेसर वाले वेरिएबल में स्टोर किया था, उसको हमने पास कर दिया और न्यू डाटा सेट में हमने कौन सा डाटा सेट दे दिया, ये हमारी मर्जी होती है कि हम जौन सा मर्जी डाटा सेट दे दें। आप यहाँ पर ट्रेनिंग सेट लिखना चाहें तो ट्रेनिंग सेट लिख दें, आप यहाँ पे टेस्ट सेट लिखना चाहें तो टेस्ट सेट लिख दें, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का यही था कि ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट हम ये दोनों डाटा में प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पर सैलरी वाले में हमारे पास जो डाटा सेट है वो 30 वैल्यूज़ हैं गालबन, और इन 30 वैल्यूज़ में से हम 10 वैल्यूज़ जो हैं वो टेस्ट सेट के लिए ले लेते हैं, 10 ऑब्जर्वेशन टेस्ट सेट के लिए ले लेते हैं, और जो 20 ऑब्जर्वेशन हैं वो हम ट्रेनिंग सेट के लिए ले लेते हैं। तो अलबत्ता प्रेडिक्ट के मेथड ने क्या प्रोवाइड करना है, आपको इसने जो है ये बताना है आपको कि हर जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है आपके पास उसके अगेंस्ट आपको जो है वो क्या वैल्यू प्रेडिक्ट की है, वो प्रेडिक्टेड वैल्यू वाई प्रेडिक्ट वाले वेरिएबल में उसने स्टोर कर देनी है। अब अगर आप जो है वो ये फिर इसका प्लॉट है, प्लॉट के लिए यही कोड एज इट इज़ लिख के देखिएगा और बाद में मैं इसको आपको समझाऊंगा। तो यहाँ तक इसको जो है वो लिखते हैं, ये कोड लिखिएगा और इसको समझिएगा, जहाँ पे ना समझ आए तो मुझे बताइएगा। ये प्लॉट को ड्रा करने के लिए है। जी प्लॉट 2 हमारे पास एक पैकेज है, ये इंस्टॉल ना हो आपके पास तो इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसको अनेबल कर लीजिएगा। लाइब्रेरी का मकसद यही होता है। और उसके बाद इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उनको यूज़ करते हुए इसे ड्रा कीजिएगा। इसके कोड को याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद रहता भी नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है वो बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ लिख कर और रन करके देखिएगा। तो ये आपको इस तरह बताएगा कि ये जो ब्लू लाइन है ये आपके पास एस्टिमेटेड लाइन है और ये जो रेड डॉट्स हैं ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हैं। तो ब्लू लाइन से, हर ब्लू लाइन के पॉइंट से एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस विजुअल वे में आपको नज़र आ रहा है। और इसकी जो है वो समरी को क्रिएट करके आप इसके रिज़ल्ट्स को जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है वो इसकी देख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हाँ जी, ये देखें आपने यहाँ पर, ये मैंने एक और स्लाइड बनाई हुई थी तो यहाँ पर ये मैंने ऐड किया हुआ है कि आपने ये जब रेग्रेसर मॉडल जनरेट करना है, रेग्रेसर मॉडल को समरी में प्रिंट करके आप देखिएगा। तो समरी में प्रिंट करने से आपको जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे वो ये वाले रिज़ल्ट्स मिलेंगे। समरी में इसे प्रिंट करने से आपको जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे वो ये वाले रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। जैसे आप जो है वो लिखते हैं समरी रेग्रेसर तो ये वाले रिज़ल्ट्स आपको जो हैं वो मिलेंगे। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स टर्म्स हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है, फर्स्ट क्वार्टर की क्या है, मीडियन क्या है, 3 क्वार्टर मैक्सिमम, ये इसके साथ मिलेगी। जो आपने देखने वाली बात है, देखें आपको यहाँ पर इंटरसेप्ट जो है वो मिल रहा है, वाई इंटरसेप्ट मिल रहा है, ठीक है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको जो है ये एक वेरिएबल मिल रहा है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि आपको जो है वो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू मिल रही है, टी वैल्यू मिल रही है, पी वैल्यू मिल रही है। जिस वैल्यूज़ पे आपने गौर करनी है वो ये आपके पास पी वैल्यू है और ये स्टार्स हैं। अगर पी वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 0.001 के बराबर होगी तो ये हाईली सिग्निफिकेंट है, हाई सिग्निफिकेंस है कि मतलब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो सैलरी जो है वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। ये चीज़ ये शो कर रही है कि सैलरी जो है वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। हाई सिग्निफिकेंस से मुराद क्या है कि सैलरी जो है वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर देखें, अगर पी वैल्यू जो है वो 0 से कम होगी तो 0 से लेकर 0.001 के बराबर होगी तो 3 स्टार्स होंगे, तो ये हाईली सिग्निफिकेंस को शो करेंगे। और अगर जो है वो 0.01 से लेकर 0.001 से लेकर 0.01 तक के बिटवीन होगी तो यहाँ पर 2 स्टार्स होंगे और 2 स्टार जो हैं वो कम सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और 0.01 से लेकर 0.05 तक होगी तो सिग्निफिकेंस जो है वो 1 स्टार की है, कम है। और 0.01 से लेकर 0.1 तक होगी, 0.05 से लेकर 0.1 तक होगी तो सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ही लोअर है। और 0.1 से लेकर 1 के बिटवीन होगी, मीन्स ये कि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं होगा
तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का कोई ताल्लुक नहीं है सैलरी के साथ। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि जो आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं क्या उनका आपस में कोई रिलेशनशिप भी है कि नहीं है, तो क्या उनका आपस में कोई कोरिलेशन भी है कि नहीं है। तो इस चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है ये पी वैल्यू के थ्रू, ये पी वैल्यू के थ्रू इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है। और फिर आप ये देखें कि यहाँ पर आपके पास जो है वो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है। ये एडजस्टेड आर स्क्वायर को अभी आप छोड़ दीजिएगा, इसको मैं मल्टीपल रिग्रेशन में आपको पढ़ाऊँगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास जो है वो क्या आ रही है 0.9649। तो ये वैल्यू जो है वो किसके करीब है 1 के, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है मल्टीपल आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आलमोस्ट सेम आ रही हैं क्योंकि ये हमारा पास लीनियर रिग्रेशन है। इन दोनों में डिफरेंस हमें पता चलेगा मल्टीपल रिग्रेशन में जाकर, मल्टीपल रिग्रेशन में जाकर मल्टीपल आर स्क्वायर की वैल्यू और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यूज़ इन दोनों में डिफरेंस आएगा। अभी तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, 0.96 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी 0.963 बन जाएगा और एडजस्टेड आर स्क्वायर भी 0.963 आ रहा है। तो अभी इन दोनों में कोई जो है वो डिफरेंस जो है वो आपको नहीं फील हो रहा। तो इसलिए जो है हम जो है ये बात कर रहे हैं कि अभी आप इसको जो है वो आर स्क्वायर ही समझें और एडजस्टेड आर स्क्वायर को हम नेक्स्ट जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो 0.96 मुझे बताएं 0.96 पहली दो वैल्यूज़ को ले लें, ये 0 के करीब है या 1 के करीब है। 1 के बोलें यार, सब लोग बोलें। 1 अभी सिर्फ 2 आवाज़ें आई हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे। 1 सर, सब लोग बोलेंगे तो मैं इसको सर 1 के करीब है। और भी बोलने लोग सर 1 के करीब है। और जिन्होंने नहीं बोला 1 वो भी बोले। अच्छा तो ये 1 के करीब है। अच्छा एफ टेस्ट एक और टेस्ट होता है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो है वो बहरहाल पी वैल्यू जो है वो देखें ये 0 से बहुत लोअर है, 1.52 -14 0.0000 इस तरह 14 0 लगेंगे तो फिर जाके कहीं ये वाली वैल्यू जो है वो बनेगी, तो 13 0 लगेंगे। तो इसलिए ये वैल्यू जो है वो हाईली सिग्निफिकेंस है। सैलरी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो सैलरी है वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों का जो है वो आपस में रिलेशनशिप है। तो ये इस समरी ने हमें सारे रिजल्ट जो हैं वो प्रोवाइड किए और इससे हमने जो है ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं। तो ये आपकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू से वाई प्रेडिक्ट जो जनरेट हुआ था, वाई प्रेडिक्ट को अगर आप प्रिंट करके देखें तो आपके पास ट्रेनिंग सेट में जो ऑब्जर्वेशन 2 थी, ऑब्जर्वेशन 2 जो थी इस ट्रेनिंग सेट की उसके अगेंस्ट सैलरी ये आई है, ऑब्जर्वेशन 4 के अगेंस्ट ये आई है, 5 के अगेंस्ट ये आई है, 8 के अगेंस्ट ये आई है, 11 ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट ये आई है और 16। अब देखें मैं यहाँ पर एक्सेल वाली फ़ाइल अगर ओपन करूँ, शायद आगे मैंने रिज़ल्ट दिया भी हो, यार दिया तो था याद नहीं। अच्छा चलें कहीं मिस हो गया। अच्छा ये आपके पास जो है आप इन दोनों सेट्स को ओपन करके देख सकते हैं। इन दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को ओपन करके देख सकते हैं कि देखें ऑब्जर्वेशन 2 की सैलरी की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है, वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर जब आपके पास डाटा फ्रेम में आ रहा होगा तो ऑब्जर्वेशंस के नाम वो पहली रो को एज ए रो लेता है। यहाँ पे मैंने क्योंकि एक्सेल की फ़ाइल खोली हुई है इसलिए, तो पहली ऑब्जर्वेशन यही है 1 वाली 1.1 वाली, दूसरी 1.3 वाली है। तो 1.3 के अगेंस्ट हमें सैलरी क्या मिली है 446, यहाँ पे 37, डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, यही डिफरेंस जो है वो आप ग्राफ की फॉर्म में देख लें कि पहले पॉइंट के बिटवीन डिफरेंस ज़्यादा है, दूसरे पॉइंट के बिटवीन डिफरेंस कम है, एस्टिमेटेड का और एक्चुअल का। तो यहाँ पर जो है वो देखें दूसरा पॉइंट, तो दूसरे पॉइंट में आपके पास जो है वो
जो कि चौथी ऑब्जर्वेशन है। चौथी ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है? चौथी ऑब्जर्वेशन ये वाली है। यहाँ पर आपके पास जो है वो वैल्यू क्या है 43 और यहाँ पर वैल्यू क्या है 44, तो ये बहुत क्लोज हैं इसलिए। ठीक है, पांचवी ऑब्जर्वेशन में 46 सैलरी है और यहाँ पर जो है वो पांचवी ऑब्जर्वेशन में 33 सैलरी है। तो इसका जो डिफरेंस है ग्राफ में भी आपको वैसे ही नज़र आएगा। तो जो ये देखें ये डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस ज़्यादा है। तो इस तरह आपको जो है वो वाई प्रेडिक्ट के अंदर सारी जो है वो एस्टिमेटेड और एक्चुअल वैल्यूज़ को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। जी समझ आ गई है मेरी बात? यस सर। जी सर। यस सर। चलें, जी तो इस सर। सारे यस सर। प्रैक्टिकल को परफॉर्म कीजिएगा और इस सारे लेक्चर को भी जो है वो रिवाइज़ कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी। अभी ज़रा रुकिएगा, मैं आपको जो है वो पहले फ़ाइल सेंड करूँगा, फ़ाइल अपलोड करूँगा और फिर आपकी ये लीनियर रिग्रेशन की PDF फाइल हो गई और ये लीनियर रिग्रेशन बाई R हो गया और ये आपके पास जो है रिग्रेशन हो गया और सैलरी वाली फाइल भी इधर ही पड़ी थी। हाँ, ये सैलरी डाटा होगी ये। तो ये सारी फाइल्स मैंने आपको अपलोड कर रहा हूँ। अदनान आया हुआ है, अदनान चौधरी। सर नहीं आया हुआ वो। वो नहीं आता। तो ये आज का लेक्चर समझ आया?